तो लेजेंड ऑफ वुकोंग की एपिसोड 01 के साथ हाजिर होता है। एपिसोड की शुरुआत में सेलेस्टियल राम का सीन दिखाया जाता है, यानी कि मॉर्टल राम इंसानों की दुनिया से ऊपर जिसे गार्ड्स की दुनिया कहा जाता है, वहां का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वुकोंग बड़े आराम से बैठा होता है। उसी वक्त एक बुद्धा गार्ड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वुकोंग जल्दी से उठो, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी मिशन है, तुम्हें मॉर्टल राम में जाना होगा इस जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए। तो हमारा वुकोंग जो बात सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं जहां पर मॉर्टल राम में क्यों जाऊंगा। तो वो बुद्धा उसे कहते हैं कि क्योंकि सांसांग की सोल गायब हो गई है, सांसांग तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मास्टर है, तुम्हें उसके लिए यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो वुकोंग कहता है कि सांसांग की सोल अचानक से गायब होगी, इस बात का क्या मतलब है, क्या वो यहाँ पर छुट्टियों पर चला गया या फिर कहीं और चला गया, इस बात का क्या मतलब है कि अचानक से उसकी सोल ही गायब हो गई है। तो बुद्धा उसे कहता है कि तुमने सही सुना, मैंने कहा कि उसकी सोल गायब हो गई है, अभी तक उसका रैकेट में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। 300 साल पहले तुम उसके साथ एक मिशन के ऊपर गए थे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी सोल अचानक से गायब हो गई है। तुम्हें पता है कि उसे भी यहाँ पर बुद्धा की तरफ से इमोर्टैलिटी की पावर दी गई थी, इमोर्टैलिटी यानी कि उसे वरदान मिला था हमेशा जिंदा रहने का, लेकिन अब अचानक से लाइफ एंड डेथ के रजिस्टर के अंदर से उसका नाम गायब हो गया है, यानी कि उसकी सोल के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, किसी ने उसकी सोल को ट्रैप कर लिया और हम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं पता लगा पा रहे कि ये किसने किया है। तो बुद्धा गार्ड उसे कहते हैं कि उसका आखिरी लोकेशन जो थी वो आनहुई प्रोविंस में, यानी कि म्यूरियम के अंदर नामगोंग क्लैन के अंदर थी। नामगोंग क्लैन में आखिरी बार उसकी सोल को महसूस किया गया और उसके बाद उसकी सोल वैनिश हो गई है। तो वुकोंग उसकी बात सुनने के बाद पहले तो उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर मुझे काम पर लगाना चाहते हो और मुझे नीचे भेजकर सांसांग की सोल को वहां से लेकर आना चाहते हो, इसी वजह से तुम मुझे नीचे भेजना चाहते हो, वरना ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ 300 साल पहले मैंने उसके साथ काम किया था, मैंने 300 साल पहले सांसांग और अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर दुनिया को बचाया था, जिस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे डीमंस जो थे वो इंसानों की बॉडी के ऊपर कब्जा करके दुनिया में आतंक मचा रहे थे। हम लोगों ने जाकर 300 साल पहले दुनिया को बचाया था, मैंने उस मिशन को पूरा किया था। तुमने कहा था कि अगर मैं उस मिशन को पूरा करूंगा तो उसके बाद मैं एक गार्ड बनकर यहाँ पर सारी जिंदगी आराम से सो सकूंगा, और अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे ये वरदान दे दिया था तो फिर मैं दोबारा कोई मिशन पूरा क्यों करूंगा। बुद्धा गार्ड उसे कहते हैं कि बच्चे 300 साल गुजर चुके हैं और 300 साल के बाद अब नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद हमारा वुकोंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, नीचे की दुनिया में तो सिर्फ इंसान रहते हैं, वहां पर कौन खतरनाक हो सकता है, डीमंस को तो हमने 300 साल पहले ही खत्म कर दिया था और वहां पर जितने भी मॉर्टल्स थे वो सारे के सारे उस राम को छोड़कर ऊपर गार्ड्स की दुनिया में आ चुके हैं, यानी कि वहां पर सिर्फ इंसान रहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बुद्धा गार्ड उसे कहता है कि मैं भी जो तुमसे यही कह रहा हूं कि नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि नीचे की दुनिया के लोगों ने 300 साल में एक बहुत ही पावरफुल और कमाल का स्किल सीखा है जिसे वो मार्शल आर्ट्स कहते हैं, और वो लोग अब यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बिना पर इतने स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं कि अब गार्ड्स भी वहां पर जाएंगे तो उनको भी खतरा है। और तुम ये बात भी जानते हो कि गार्ड्स के रूल्स की वजह से जो भी सेलेस्टियल यहाँ पर से नीचे की रॉम में जाएगा, यानी कि इंसानों की दुनिया में जाएगा, उसकी पावर्स को सील कर दिया जाएगा। तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी सेलेस्टियल नहीं है जो कि नीचे जाने के बाद इंसानों की पावर्स का मुकाबला कर सके, क्योंकि तुम्हारे पास ना सिर्फ यहाँ पर गार्ड्स की पावर्स है बल्कि तुम्हारे पास डीमंस की पावर्स भी हैं, और नीचे की दुनिया में ज्यादातर डीमंस की पावर्स को यूज किया जा सकता है, वहां पर सिर्फ गार्ड्स की पावर्स को सील किया जाता है। तो बुद्धा जैसी वहां पर उसे कहता है कि तुम अपने डिमोनिक पावर्स के साथ नीचे जाकर हमारे इस काम को पूरा कर सकते हो, तो वुकोंग इसी के साथ अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करता है, अपनी फायर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे डीमन कहने की, मैं यहाँ पर एक गार्ड बनने के लिए इतने सालों तक मेहनत करता रहा और अब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने डिमोनिक पावर्स को नीचे जाकर यूज करूँ और तुम्हारा ये काम करूँ। नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अब मैं पहले जैसा वो बंदर बिल्कुल भी नहीं रहा, अब तो मैं यहाँ पर लेजेंडरी गार्ड वुकोंग बन चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर नीचे नहीं जाने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग अपनी मर्जी से मुझसे कुछ भी करवा सकते हो? नहीं, तुम लोग मुझसे कुछ नहीं करवा सकते। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस गार्ड के ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मजबूर करोगे तो फिर मुझे यहाँ पर फिर से गार्ड्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। मैं वो वुकोंग हूँ जो पहले भी यहाँ पर गार्ड्स के खिलाफ जा चुका और एक बार और सही। तो जैसे ही आगे बढ़कर गार्ड के ऊपर अटैक करता है तो बुद्धा गार्ड अपनी एनर्जी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, और जब वो अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं वो उसे कहता है कि वुकोंग तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर बुद्धा के हाथ से बचकर निकल सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम पहले भी यहाँ पर बुद्धा की पाम से बचकर नहीं जा सकते थे, तुम पहले भी यहाँ पर बुद्धा के कंट्रोल में ही थे और अब भी तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाओगे। और साथ ही वो फिर से अपनी बुद्धा पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वुकोंग जो है वहीं पर से पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वुकोंग चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो जाए लेकिन वो बुद्धा की पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। तो वुकोंग जब पीछे की तरफ गिर रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ये काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ये काम जरूर करोगे। एक तो सांसांग तुम्हारा दोस्त है और ऊपर से तुम यहाँ पर
हमारे पाबंद हो, हम तुम्हें जो ऑर्डर देंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर से अपनी बुद्धा पाम के साथ उसे पाम के अंदर लपेट लेते हैं और अपनी फायर के साथ उसकी डिमोनिक एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और उसे कहते हैं अब जबकि यहाँ पर ऊपर से गार्ड्स की तरफ से ये ऑर्डर आया तो फिर मैं गार्ड्स की जो ऑर्डर है वो तुम्हें सुनाने वाला हूँ। और जैसी गार्ड्स का ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट होगा उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा नीचे की दुनिया में, तुम्हारी सेलेस्टियल पावर्स को सील कर दिया जाएगा, तुम्हें नीचे की दुनिया में म्यूरियम वर्ल्ड में भेजा जाएगा जहां पर जाकर तुम देखोगे कि इंसान मार्शल आर्ट सीखने के बाद कितने स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर वो उसके सामने बुद्धा की यानी कि जो उनके गार्ड होते हैं उनकी कमांड रखते हैं कि गार्ड ने उसे कमांड दी है कि सांसांग की सोल को जाकर ढूंढना है नीचे की दुनिया में, म्यूरियम की दुनिया में जाकर तुम्हें सांसांग की सोल को ढूंढना है। और साथ ही हमारा जो वुकोंग होता है उसकी बॉडी वहां पर से गायब हो जाती है, वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे इंसानों की दुनिया में नहीं जाना। और इसी के साथ ही जब वो नीचे गिरता है तो अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोलने के बाद सामने की तरफ देखता है, उसके सामने दो लोग बैठे होते हैं। एक कहता है कि देखो तो जरा हम लोग तो यहाँ पर से बस एक दो चीज चोरी करने के लिए आए थे, हमें लगा था कि शायद यहाँ पर से बड़ा हाथ मार लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोग यहाँ पर जिस जगह से चोरी कर रहे हैं वो जगह इन कमीने लोगों की है, यानी स्टोन फ्लावर सेक्टर के लोगों की है। तो इस वक्त ये लोग स्टोन फ्लावर सेक्टर की जेल के अंदर बंद होते हैं। तो इन दोनों ने तो यहाँ से चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वुकोंग उनके पीछे वहां पर जंजीरों में लिपटा बैठा होता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या मुझे कहां पर भेज दिया, लगता है कि मैं नीचे की दुनिया में आ गया और ये कौन सी जगह है, क्या मैं जेल के अंदर बंद हूं, लेकिन मुझे जेल के अंदर क्यों बंद किया गया है। तो वो दोनों भी पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये फॉरेनर बेचारा वहां पर से बस गुजर कर जा रहा था और इसे भी हमारे साथ ही उठाकर ले आए, उन्हें लगा कि शायद ये फॉरेनर भी हमारे साथ ही है। तो क्योंकि हमारे वुकोंग के बालों का कलर और है इसी वजह से वो इसे यहाँ पर फॉरेनर समझ रहे हैं और चाइना में यहाँ पर येलो कलर के बाल किसी के भी नहीं थे, इसी वजह से वो बार बार उसे यहाँ पर फॉरेनर ही कहेंगे। हमारा वुकोंग जो होता है अपने आसपास के माहौल को देखता है, फिर साथ ही उन जंजीरों को देखता है जो कि उसके बाजू के ऊपर बंधी होती है। वो कहता है कि देखो तो जरा बुद्धा ने मुझे कहां पर फंसा दिया है, और साथ ही वो अपने हाथों को खोलता है तो उसकी जंजीरें बड़ी आराम से टूट जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वुकोंग लेजेंडरी वुकोंग है और उसकी स्ट्रेंथ नीचे की दुनिया में आने के बाद भी कम नहीं हुई। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी फंस नहीं सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी वापस अपने सेलेस्टियल realm में जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने मिशन को पूरा करना पड़ेगा। अब जल्दी से उस नामगोंग क्लैन में जाता हूँ, जाकर सांसांग की सोल को ढूंढता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं वापस जाकर अपनी जन्नत में आराम करना चाहता हूँ। तो हमारा वुकोंग जो होता है जल्दी से आगे बढ़ता है, वो दोनों लड़के जो होते हैं वो घबराकर साइड पर हट जाते हैं कि आखिर जी एक मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर इतनी आसानी से जंजीरों को कैसे तोड़ दिया। तो हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर लोहे की सलाखों के पास जाकर खड़ा हो जाता है, अपना हाथ सलाखों में डालता है और उनको दोनों तरफ से खोल देता है, यानी कि उसके लिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि सलाखों को मोड़ना, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो ये देखने के बाद वो लोग और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तो वाकई में एक मॉन्स्टर है, आखिर ये फॉरेनर कहां से आया, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे है कि इसने यहाँ पर लोहे की सलाखों को भी किस तरह से मोल्ड कर दिया है। तो वहां वुकोंग अभी जैसे वहां से बाहर निकलने लगता है तो इसी के साथ उसे वहां पर एक कनेक्शन फील होता है, जैसे कि वो मोटा आदमी जो उसके पीछे खड़ा होता है उसके साथ इसका कोई पुराना रिश्ता है। तो वो कहता है कैसे लगता है जैसे कि पिछली लाइफ में यानी पिछले जन्म में हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन था। और वो कनेक्शन जो होता है वो वार्म फीलिंग होती है, गोल्डन कलर में होती है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता था। तो हमारा वुकोंग कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बुद्धा ने जानबूझकर मुझे इस आदमी के पास भेजा है ताकि ये इस दुनिया में मेरा गाइड बन सके और मुझे बता सके कि नामगोंग क्लैन कहां पर है और नीचे की दुनिया में इंसान कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा वुकोंग जो है यहाँ पर से नामगोंग क्लैन की जर्नी पर निकलेगा ताकि जाकर सांसांग की सोल को ढूंढ सके। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है जैसे ही वहां पर से बाहर जाने लगता है तो वहां पर जो मोटा आदमी होता है उसके साथ से कोई कनेक्शन फील होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। इसी के साथ ही वो उनकी जंजीरें भी खोल देता है और उनसे कहता है कि लो मैंने तुम दोनों को यहाँ पर आज़ाद कर दिया है, अब तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं बॉस, हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, जहाँ पर भी तुम हमें लेकर जाओगे हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तो इसी के साथ ही जैसे वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर एक गार्ड खड़ा होता है और वो कहता है कि ये क्या तुम लोग बाहर कैसे आए, तुमने अपनी जंजीरें कैसे खोली और तुम लोग सेल से बाहर कैसे निकले हो। तो वहां वुकोंग कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर किसी को मारना नहीं चाहता, अगर अभी अभी यहाँ से चले जाओगे तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। जबकि वो गार्ड जो होता है उसे कहता है कि लड़की जैसे दिखने वाले फॉरेनर लड़के चुपचाप वापिस अपने सेल के अंदर चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों को यहीं पर काट दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वुकोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे लड़की जैसा कहने की। तो इसी के साथ ही वहां वुकोंग जो
होता है आगे बढ़ता है, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और वहीं पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसे सामने की तरफ धक्का देता है। वो उसे हल्का से धक्का देता है लेकिन सामने की दीवार भी टूट जाती है और वो लड़का उड़ता हुआ दूर जाकर बाहर वाली दीवार के साथ टकराता है। तो वहां पर बाहर भी उनके सेक्टर के काफी सारे लोग होते हैं, सभी लोग उस तरफ देखते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये लड़का उड़ता हुआ कहां से आया है। उनके सेक्टर का एक मेंबर सामने दीवार को तोड़ता बाहर की तरफ आकर गिरा है। तो वुकोंग अपने साथ उन दोनों को लेकर वहां से बाहर निकल आता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद एक कहता है कि क्या तुमने देखा बॉस ने अभी भी यहाँ पर क्या किया। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक बंदे को उड़ाकर बाहर की तरफ फेंक दिया है, हमें बस इसे फॉलो करना और हम लोग भी यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे। तो बाहर आने के बाद वुकोंग जो होता है वहां पर उस मोटे आदमी से पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें नैमगोंग क्लैन के बारे में पता है कि वो कहां पर है। तो वो कहता है जी बॉस मुझे नैमगोंग क्लैन के बारे में सब कुछ पता है। नैमगोंग क्लैन के बारे में कहा जाता है कि वो शाह के आनहुई के 5 ग्रेटेस्ट क्लैंस में से एक है और वहां के जितने भी तलवारबाज मास्टर्स हैं उनकी तलवारबाजी दुनिया में सबसे बेस्ट है। सिर्फ अपनी तलवारबाजी की वजह से ज्यादा फेमस नहीं है बल्कि वो लोग अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की वजह से भी काफी ज्यादा फेमस है और इसके अलावा भी काफी सारी बातें हैं। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें नैमगोंग क्लैन का रास्ता पता है, तो फिर ठीक है चलो आगे लगो और मुझे रास्ता बताओ। तो वो कहता है बॉस क्या मैं, तो उसे कहता है हाँ तुम ही मेरे साथ चलोगे, मैंने तुम्हें यहाँ पर से बचाया है ना और तुम यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाने के लिए क्या मेरे साथ चलोगे नहीं, मुझे नैमगोंग क्लैन तक छोड़कर नहीं आओगे या फिर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। जब वो उसे पंच बनाकर कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो मोटा आदमी कहता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, मैं तुम्हें नैमगोंग क्लैन तक जरूर छोड़कर आऊंगा, जहां पर कहोगे वहां पर भी छोड़कर आ जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही सामने से स्टोन फ्लावर सेक्टर का लीडर और उनके बहुत सारे सोल्जर्स आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करके बाहर निकलने की और तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि कोई बुढ़े आदमी क्या तुम यहाँ के इंचार्ज हो। तो वो सामने से मास्टर जो होता है उसे कहता है कि हाँ मैं ही स्टोन फ्लावर सेक्टर का लीडर हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ और मेरा नाम सैंग योब ली है जो कि रेड वुल्फ ऑफ हीबी है, यानी कि मेरा टाइटल रेड वुल्फ ऑफ हीबी है। वुकोंग उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इस बुशी बियर्ड और साथ में इस दूसरे आदमी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर से बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है जिसके लिए मुझे इन दोनों की जरूरत है। तुम लोगों ने मुझे गंदी सी जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ था लेकिन मैं तुम लोगों को इस बार माफ कर देता हूँ और मैं बस यहाँ पर इन दोनों को लेकर चला जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी अथॉरिटी है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे सको कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर मिंग डायनेस्टी के एम्परर हो। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने ये कहने की कि तुम यहाँ पर इनको अपने साथ लेकर जा रहे हो और तुम हमें माफ करके जा रहे हो। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम सभी लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वैसे भी बुद्धा कहता है कि जब तुमसे सवाल पूछा जाता है तो फिर तुम्हें सवाल का जवाब प्रॉपर्ली देना चाहिए और मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हें सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। और इसी के साथ ही वुकोंग जो होता है उसके सामने अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है कि वो कैसे पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ और कहां से आया है। वो सब कुछ उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक सेलेस्टियल बीइंग है, इतने सालों की तपस्या के बाद वो जाकर एक गार्ड बना और उसके बाद उसे कहता है कि मैं हैंडसम एंड ब्यूटीफुल मंकी किंग हूं। तुम सभी लोगों ने सॉन वुकोंग का नाम तो सुना होगा, मैं सॉन वुकोंग हूं। तो जैसे वो लोग ये बात सुनते हैं इसी के साथ ही हमारा वुकोंग जो था वो तो खुश हो रहा था कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को अपना नाम बताया तो सभी लोग मेरे सामने घुटने टेकर मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे क्योंकि सॉन वुकोंग भी तो यहाँ पर गार्ड्स में से ही एक है। तो इसी के साथ ही वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो जब वो लोग हंस रहे होते हैं तो हमारा वुकोंग कहता है कि इन बेवकूफों को क्या हो गया, ये लोग मेरा नाम सुनने के बाद इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। तो इसी के साथ ही उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुमने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छी भाषण दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर कहोगे कि तुम यहाँ पर एक गार्ड और हम लोग इस बात को मान लेंगे। तो उनमें से एक आगे बढ़ता है जाकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को मंकी किंग कहते हो लेकिन हमारी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक मंकी हो जो जहाँ वहाँ उछल रहा है, जिसे सिर्फ अपना मुंह चलाना आता है। अब चुपचाप वापिस अपने सेल के अंदर दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। जैसी वो इतनी बात करता है वुकोंग गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद से थप्पड़ दे मारता है। सिर्फ एक थप्पड़ के साथ ही वो लड़का जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वहां पर रास्ते में जितने भी लोगों के साथ वो टकराता है वो सारे के सारे भी हवा में उड़ जाते हैं और सारी पीछे जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराते हैं। ये देखने के बाद सेक्टर लीडर और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्या इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, इसने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा और वो उड़ता हुआ इतनी दूर जाकर कैसे गिरा है। तो सेक्टर लीडर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई थी लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर अपने हाथ को कैसे इतनी तेजी के साथ मूव कर लिया। फिर साथ ही सेक्टर लीडर गुस्से के साथ अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इस कमीने को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस लड़की जैसे दिखने वाले लड़के को बिल्कुल मत छोड़ना, जाओ जाकर इसको पकड़ लो। तो जैसे वो लोग जो होते हैं वो भागते हुए आगे बढ़ते ताकि आकर हमारे वुकोंग के ऊपर अटैक कर सके। तो वुकोंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी और तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम लोग यहाँ
यहाँ पर मेरे बॉसेस यानी कि गार्ड्स को बुरा भला कह सकते हो, तुम लोग गार्ड्स को गालियां दे सकते हो, लेकिन कभी भी वूकोंग को गाली मत देना। और तुम लोगों ने जहाँ पर मुझे लड़की जैसा कहा और जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही उनमें से एक जो होता है वो आगे बढ़कर जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर वूकोंग के ऊपर अटैक करता है, उसकी तलवार वूकोंग के करीब पहुंचता है तो वूकोंग वहां पर से गायब हो जाता है। वो अपनी स्पीड को यूज करते बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, एक एक करके उन सभी के मुंह पर पंचेस मार रहा होता है और उन सभी को वहां पर ढेर करता जाता है। यानी कि वो अपनी स्पीड को यूज कर रहा होता है और कहता है तुम्हारे जैसे कॉकरोचेस को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी है। लेकिन जैसे जैसे वो उन लोगों से फाइट कर रहा था वूकोंग को इस बात का आइडिया हो रहा था, तो वूकोंग कहता है कि ये इंसान कब से यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए, यानी ये इंसान जो है इनकी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए, इनकी मूवमेंट्स भी पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गई हैं। पहले तो इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे और सिर्फ गार्ड्स के सामने लेटकर उनकी पूजा किया करते थे, उनसे माफी की भीख मांगा करते थे। लेकिन अब देखो लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने पिछले 300 साल में जितनी भी डिमोनिक एनर्जी डीमंस के मरने के बाद बची कुची थी, उस सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को नेचर के अंदर से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बुद्धा ने यहाँ पर इस बात को मेक श्योर किया था कि सारी के सारे डीमंस खत्म हो जाएं, लेकिन डीमंस के मरने के बाद थोड़ी बहुत रेमिनेंट डिमोनिक एनर्जी अभी भी यहाँ पर रह चुकी है और वही डिमोनिक एनर्जी को इन लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर करके डिफरेंट तरीकों से इसे मार्शल आर्ट्स का नाम दिया और इसके साथ उन्होंने इसको कल्टीवेशन का नाम दिया है। यानी कि ये उस डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जिसे ये लोग अपनी एनर्जी कहते हैं, की एनर्जी कहते हैं, और की एनर्जी के साथ इनकी पावर और स्पीड बढ़ चुकी है। लेकिन खैर यहाँ पर इन लोगों के पास इतनी एनर्जी नहीं है जितनी मेरे पास है, तो इन सभी लोगों के साथ निमटना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो वूकोंग जो होता है वहां पर कुछ ही सेकंड्स में उन सभी लोगों को पूरी तरह से ढेर कर देता है, उन सभी लोगों को उठाकर पटक रहा होता है। फाइनली वो यहाँ पर सेक्टर लीडर के पास पहुंचता है और उसके मुंह पर जाकर 2-3 पंचेस मारता है और उस पंचेस मारने के बाद उसे भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि इन सभी को मारना तो मेरे लिए बच्चों के खेल था। तो सभी के सभी जो सोल्जर्स होते हैं वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और उनके गिरने के बाद माँ वूकोंग जो होता है पीछे की तरफ घूमकर देखता है, तो उसने यहाँ पर तो पूरे स्टोन सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, उनमें से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। और उसके बाद माँ वूकोंग जो होता है उनके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भी लूट लेता है और कहता है जैसे भी हम लोग जर्नी के ऊपर जाते हैं तो जर्नी के ऊपर जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर इनके पास काफी सारे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वूकोंग की जर्नी फाइनली यहाँ पर से स्टार्ट होगी या फिर हमारा वूकोंग पहले कुछ और करने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ वूकोंग जो होता है वहां पर स्टोन फ्लावर सेक्टर के सभी लोगों को मार पीट कर नीचे गिरा देता है, फिर साथ उनके पास सारे पैसे भी छीन लेता है और कहता है कि आगे जर्नी में ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो उसके नए दोस्त जो होते हैं वहां पर खड़े देख रहे होते हैं और कहता है कि ये तो हमसे भी अच्छा लुटेरा है, इसने तो यहाँ पर बड़ी आसानी से इतना माल कमा लिया। तो इसी के साथ ही वूकोंग अब सेक्टर लीडर की तरफ आगे बढ़ता है, उसके पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक मेटल का टुकड़ा निकलता है जो कि शायद इस पृथ्वी का बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इसे वापस रखो, इस चीज को तुम हाथ नहीं लगा सकते, इस चीज को जल्दी से वापस रखो, ये तुम्हारी नहीं है। तो वूकोंग जो होता है सेक्टर लीडर से कहता है कितनी मार खाने के बाद इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मुझे धमकियां दे रहे हो कि इस चीज को वापस रखूं, अब जबकि मैं यहाँ पर जो चाहे वो लूट कर लेकर जा सकता हूँ, जबकि मैंने तुम सभी लोगों को हरा दिया है, क्या तुम्हें पता भी है कि ये क्या चीज है? तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, हम लोग तो बस यहाँ पर इसे डिलीवर करने वाले हैं। तो वूकोंग से कहता है कि यार तुम्हारे पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ से आया, क्योंकि ये चीज इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिफैक्ट, ये लोहे का टुकड़ा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मेटल का टुकड़ा कोई आम लोहे का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास चीज है। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये कहां से मिला है। और साथ ही वो अपनी वूकोंग वाली गोरिल्ला पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से सेक्टर लीडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो कहता है सर मुझे इस बारे में नहीं पता, हमें तो बस इतना पता चला था कि इस टुकड़े के ऊपर बहुत सारा इनाम मिलने वाला है, हमें ये टुकड़ा कहीं से मिला था और हम इस टुकड़े को किसी को जाकर बेचने वाले हैं, कोई इसे लेने के लिए आने वाला है। तो वूकोंग उसे कहता है कौन इसे लेने के लिए आने वाला है? तो वो कहता है सर उस बंदे ने कहा था कि वो गोल्ड में इसकी पेमेंट करेगा, यानी कि काफी मोटी रकम इसकी मिलने वाली है। तो वूकोंग कहता है क्या बताओ कि तुम उस बंदे से किस जगह के पर मिलने वाले हो और उस बंदे के बारे में डिटेल में बताओ कि आखिर वो कौन है जो यहाँ पर इस चीज का सौदा करने के लिए आएगा। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हम इस आइटम को आज ही लेकर जाने वाले थे, आज शाम के वक्त हम लोग इटर्नल लाइट इन में इसको लेकर जाने वाले थे, जहां पर एक बंदा जो अपने आप को ब्लड सरपेंट आयरन डीमन कहता है वो इसका सौदा करने के लिए वहां पर आएगा, वो गोल्ड के बदले में जहां पर इस मेटल के टुकड़े को हमारे पास से लेकर जाएगा। ये बात सुनते ही
ही मोटू कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी भी क्या कहा, क्या तुमने यहाँ पर सरपेंट का नाम लिया? तो हमारा जो वुकोंग होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर सरपेंट के नाम से कुछ याद आया है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर उसके नाम से कुछ याद आया है, वो तो एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, वो तो म्यूरम का ओपन एनिमी है, यानी कि म्यूरम ने उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान लिया, वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो कमीना आदमी, वो सरपेंट जो है उसने तो यहाँ पर नामगोंग फैमिली के भी काफी सारे लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से नामगोंग फैमिली के लोगों ने भी उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, जहाँ तक कि नामगोंग फैमिली के लोग उसे अपना स्वर्ण एनिमी मानते हैं और जहाँ पर भी वो उसे दिखेगा नामगोंग फैमिली के लोग उसे पकड़कर मार डालेंगे। इसलिए कई सालों से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कमीना सरपेंट हर बार बच निकलता है, म्यूरम के हाथ से बच जाता है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वहां पर उस मेटल के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और साथ ही मोटू से कहता है कि चलो आप मुझे जल्दी से उस होटल में लेकर चलो जिस होटल के बारे में इस बंदे ने बताया है। मोटू से कहता है लेकिन बॉस तुमने तो कहा था कि हम लोग यहाँ से नामगोंग फैमिली की तरफ जाने वाले हैं। तो वहाँ वुकोंग उसे कहता है कि हाँ हम लोग नामगोंग फैमिली की तरफ भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के घर जाएं तो उसके घर बिना हालियात नहीं जाते, यानी कि कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जाते हैं। तुमने बताया ना कि ये सरपेंट आदमी जो है ये उनका स्वर्ण एनिमी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसका सर काट कर उनके पास लेकर जाएं। अगर नामगोंग फैमिली के लोगों को तोहफा पसंद आया तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से अंदर जा पाएंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैं हूं ना ग्रेट सेज वुकोंग, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। अब हम लोग यहाँ पर से सीधा जाएंगे और जाकर उस सरपेंट को पकड़ेंगे। तो मोटू कहता है कि हाँ देखो तो जरा यहाँ फिर से अपनी तारीफें करना शुरू कर दी। चलो खैर हमें क्या, हमें तो इसके ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो दोनों यहाँ पर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो मोटू कहता है कि हालांकि जो खुद को यहाँ पर एक गार्ड कहता है, ये अपने आप को मंकी किंग सन वुकोंग कहता है, लेकिन हमें तो बस यहाँ पर एक वाइल्ड बंदर दिखाई देता है जो कि बस यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से मनमानी किए जा रहा है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाजार का दिखाया जाता है जहाँ पर इटर्नल पवेलियन इन होता है। तो जब ये लोग बाजार में पहुंचते हैं तो सभी लोग जो होते हैं वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफी अरसे के बाद या फिर ये समझ लो कि पहली बार किसी पीले बालों वाले लड़के को यहाँ पर देखा है। तो वो सभी लोग यहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं, किसी फॉरनर को यहाँ पर देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो वो लोग यहाँ पर हैरान होकर देख रहे होते हैं, कहते हैं ये फॉरनर कहाँ से आया होगा। तो हमारा वुकोंग जो होता है सभी की परवाह किए बिना वहां पर आसपास देख रहा होता है, कहता है कि देखो तो जरा 300 साल पहले जब मैं वहां पर आया था तब इंसान बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे, तब डीमंस तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते थे। डीमंस के मरने के बाद तुम इंसानों ने बड़ी तेजी के साथ ग्रो किया है। तुम लोग तो यहाँ पर जैसे खरगोश 6 महीने में 12 बच्चे निकालता है, वैसे तुम इंसानों ने यहाँ पर अपनी तादाद को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा लिया है। इसी के साथ ये लोग इटर्नल पवेलियन में पहुंच जाते हैं। वहां पर वेटर उनसे कहता है कि सर बताएं कि आप क्या खाना चाहेंगे, बताएं कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर ऑर्डर दूं मुझे ये बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर किसी अजीब से बंदे को देखा है, कोई अजीब सा बंदा जो अकेले यहाँ पर आया होगा। तो वेटर उसे कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वुकोंग उसे कहता है कोई ऐसा बंदा जो शक्ल से काफी ज्यादा भद्दा दिखाई देता हो, जिसे देखकर पता चल रहा हो कि गुंडा बदमाश है और वो बिल्कुल अकेला होगा, उसके पास कोई वेपन भी हो सकता है। तो वेटर कहता है कि हाँ सर मुझे कुछ याद आ रहा है। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि हाँ अब जल्दी से जाओ, जा फिर हमारे लिए अपना सबसे बेस्ट मेन्यू लेकर आओ, तुम्हारे पास खाने में जो कुछ भी है वो ले आओ, और साथ ही उस बंदे से जाकर कहना कि स्टोन फ्लावर सेक्टर से कुछ लोग उसके साथ सौदा करने के लिए टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वेटर जो होता है बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही उनके पास से पैसे लेकर चला जाता है और कहता है जी सर मैं अभी जाकर आपका काम कर देता हूँ और साथ ही मैं आपके लिए खाना भी ले आता हूँ। तो इसी के साथ उनके सामने वहां पर टेबल के ऊपर खाना रखा जाता है। तो वहां वुकोंग जो होता है वहां पर पीना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग खाओ ना, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे, अभी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे और उसके बाद सीधा नामगोंग क्लैन में जाएंगे। वहां वुकोंग जो होता है साथ ही साथ यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगा था कि यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं सांसांग की सोल को नामगोंग क्लैन में जाकर आसानी से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। अभी यहाँ पर सांसांग की सोल जो है वो गायब हुई है और उसके बाद मुझे यहाँ पर आने के बाद एक डिवाइन आर्टिफैक्ट का टुकड़ा मिलता है जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था, और कोई ऐसा है जो कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के टुकड़े को हासिल करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि बुद्धा और जहाँ पर सेलेस्टियल्स के खिलाफ कोई ना कोई चाल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट के ओरिजिन के बारे में जान लेता हूँ कि कौन इस आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहता है और किसके पास पहले था, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सांसांग की सोल तक पहले पहुंच सकता हूँ। मैं वुकोंग अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हो, मैंने कहा कि खाना खाओ और तुम लोग यहाँ पर हैरान परेशान बैठे हुए हो। तो मोटू से कहता है कि हमने यहाँ पर स्टोरी सुनी है उस ब्लड सरपेंट के बारे में, और उसके बारे में जो स्टोरी सुनी है वो कोई मजाक नहीं है। अगर वाकई में वो यहाँ पर सौदा करने के लिए आने वाला है तो फिर तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया और कमीना इंसान है। कहा जाता है कि म्यूरम के अंदर बहुत सारे पावरफुल मार्शल मास्टर्स हैं और सरपेंट जो है वो भी उनमें से एक है। ब्लड सरपेंट जो है वो एक कमीना इंसान है जो पिछले कई सालों से म्यूरम से बचता बचाता आ रहा है, जहां तक उसने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। वो इस वक्त इस म्यूरम वर्ल्ड का मॉर्टल एनिमी है, सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हमने उसके बारे में एक कहानी सुनी है कि उसने यहाँ तक कि बैगर सेक्टर के 5 लोगों को मार डाला था और उनके
5 लोगों को मारने के बाद अभी तक वो बचा हुआ है। हालांकि बैकर सेक्टर के लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो लोग भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालकर उसको ढूंढ नहीं पा रहे। इसके अलावा वो यहाँ पर रात चलते हुए जो भी उसे पसंद नहीं आता वो उसको भी मार डालता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने कम से कम 50 लोगों की जान ली होगी। वो एक बहुत ही घटिया और कमीना और खतरनाक इंसान है। तो वुकोंग उनसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कहानियां तो सिर्फ कहानियां होती हैं। लोग कहानियां बनाते हैं और उसके अंदर 2-4 बातें अपने पास से ऐड कर देते हैं। जब तक हम किसी इंसान को खुद से देख नहीं लेते तब तक तुम यहाँ पर इन कहानियों के ऊपर यकीन मत करना। तो इसी के साथ ही पीछे से ब्लड सरपेंट निकल कर आता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कहानियां सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती हैं? नहीं, कुछ लोगों के बारे में कहानियां जो होती हैं वो सच्ची कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां हैं और वो लोग मुझे मारने या मुझे पकड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद उन सभी की गर्दनें कट के ग्राउंड के ऊपर घिरी पड़ी होती हैं। अब बताओ कि क्या तुम लोग वाकई में स्टोन फ्लावर सेक्टर से हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उस सेक्टर से हो। तो इसी के साथ ये लोग यहाँ पर ब्लड सरपेंट की तरफ देखते हैं, ब्लड सरपेंट उनकी तरफ देखता है। तो वो दोनों ही साथी जो होते हैं वो तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की बॉडी के अंदर से बहुत सारा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। जबकि माँ वुकोंग जो होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि आओ आकर बैठो, पहले यहाँ पर बैठकर बात करते हैं और उसके बाद हम लोग सौदे की बात करेंगे। और साथ ही हमारा वुकोंग सोच रहा होता है कि फाइनली अब यहाँ पर सांग की सोल के बारे में सबसे पहला क्लू मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वुकोंग को यहाँ पर ब्लड सरपेंट के पास से कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड सरपेंट जो होता है वो निकल कर आता है और आकर उनसे मिलता है और आकर उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे स्टोन फ्लावर सेक्टर से तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तो वुकोंग से कहता है कि हाँ हम लोग स्टोन फ्लावर सेक्टर से नहीं है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ है जो चीज़ तुम्हें चाहिए, तो क्यों ना तुम आकर बैठो और हमारे साथ बैठकर चाय पियो। तो उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर चाय नहीं पीनी, बस मुझे ये बताओ कि क्या वो चीज़ तुम्हारे पास है या नहीं है। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि हाँ मेरे पास वो स्वर्ड फ्रैगमेंट है। तो उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर डील किस तरह से करना चाहते हो, या तो फिर तुम मेरे साथ डील कट ऑफ करना चाहते हो। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है नहीं हम तुम्हारे साथ डील जरूर करेंगे, पहले आओ तो सही और आकर हमारे साथ बैठकर ड्रिंक तो करो। और साथ ही उसके लिए ड्रिंक बनाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगा कि चुपचाप यहाँ पर आकर बैठो और मेरे साथ बैठकर सौदा करो। अगर तुम यहाँ पर डील करना चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें अपनी शर्तें बताऊंगा और उसके बाद अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। और साथ ही हमारा जो वुकोंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से फिर से वही एनर्जी बीम निकलती है जो कि उसके साथ कनेक्टेड होती है और उसे महसूस होता है कि इसके साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है पिछले जन्म से। लेकिन ये वाली जो एनर्जी बीम होती है वो रेड कलर की होती है, इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में कोई दुश्मनी का रिश्ता था। तो हमारा वुकोंग अपने पास उस टुकड़े को निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये मेटल का टुकड़ा चाहिए, ये रहो ये मेटल का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है जिसे ये चाहिए। तुम अपने लिए तो यहाँ पर इसको लेने के लिए आए नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये मेटल का टुकड़ा क्या चीज है और ये क्या कर सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई बाप है जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। अब जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ और मुझे उस तक लेकर जाओ। अगर तुम मुझे उस तक लेकर जाते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले, और इन्फॉर्मेशन तो मैं तुमसे निकलवा ही लूंगा। तो हमारा वुकोंग जो था उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर यही देखना चाहता था कि अगर मैं इस तरह की बात करूंगा कि तुम्हारे चेहरे के क्या एक्सप्रेशंस होंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई में तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई बाप है जिसने तुम्हें यहाँ पर इस चीज को लेने के लिए भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद ब्लड सरपेंट गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये टुकड़ा मेरा है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। और वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो रेस्टोरेंट के अंदर जितने लोग होते हैं बेचारे अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ब्लड सरपेंट पागल हो गया है, उसने रेस्टोरेंट में अटैक कर दिया है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जब भागकर बाहर जा रहे होते हैं तो मां वुकोंग कहता है कि मैं पता नहीं कितनी जिंदगियां जी चुका हूं और हर बार यहाँ पर मुझे ऐसा ही हर किसी को बताना पड़ता है कि तुम्हारे जैसे कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जिनको यहाँ पर अगर बताया जाए कि चुपचाप आकर बैठकर सौदा कर लो या फिर मेरे साथ कोई डील कर लो, लेकिन वो लोग आगे से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इन्हें क्या लगता है कि ये लोग अपनी तलवार निकाल कर क्या ही उखाड़ लेंगे। तो ब्लड सरपेंट जो होता है उसकी बात सुने बिना फिर से अपना वेपन लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ वुकोंग जो होता है बिना किसी वेपन के उसके वेपन को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद मोटू का दोस्त जो होता है उसे कहता है बॉस बॉस क्या तुम देख रहे हो, वो लड़का जो है वो यहाँ पर बिना किसी वेपन के उसकी तलवार या फिर उसके डैगर वो कैसे ब्लॉक कर रहा है। तो मोटू भी उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर यही देख रहा हूँ, लेकिन वो खाली हाथ नहीं है बल्कि उसके हाथ में वही मेटल का टुकड़ा है, वो छोटे से मेटल के टुकड़े के साथ ही उसके यहाँ पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर
पा रहा है। अगर वो मेटल के छोटे से टुकड़े के साथ इस तरह से फाइट कर सकता है तो अगर इस लड़के को एक तलवार पकड़ा दी जाएगी तो फिर ये क्या करेगा। तो दूसरी तरफ फाइटिंग का सीन दिखाता है कि ब्लड सर्पेंट को भी समझ आ जाती है कि ये बंदा जो है कोई एब्सोल्यूट मास्टर है और इससे फाइट करके वो जीत नहीं सकता, क्योंकि इसके पास जो टेक्निक्स हैं वो काफी ज्यादा अजीब हैं। वो बिना किसी स्टैंस के यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। तो ब्लड सर्पेंट कहता है कि ये कमीना यहाँ पर बस अपने इस छोटे से मेटल के टुकड़े को रैंडमली घुमा रहा है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, ना ही यहाँ पर जो कोई स्वर्ड फार्म को यूज कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं इस बंदे के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं लैंड कर पा रहा, यहाँ तक कि मैं इसका एक छोटा सा बाल भी नहीं काट पा रहा। तो इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि मुझे यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट मास्टर है, मैं यहाँ पर इसे हरा नहीं पाऊंगा। और ऊपर से यहाँ पर जिस तरह से अटैक्स को अवॉइड कर रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि ये जानबूझकर मेरे साथ खेल रहा हो, मुझे टॉर्चर करने के लिए सोच रहा हो। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वहाँ पर खुश हो रहा है कि वो यहाँ पर उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकता है। और इसी के साथ ब्लड सर्पेंट जंप करते हुए पीछे की तरफ फटता है और कहता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, मुझे यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करके इसके ऊपर एक फाइनल अटैक करना होगा। अगर वो अटैक कम कर गया तो ये लड़का मर जाएगा, अगर वो अटैक काम नहीं किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है तो वहाँ वुकोंग कहता है कि देखो तो जरा मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। अब मुझे याद आया कि पिछले जन्म में हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन था और पिछले जन्म में क्या हम दोनों की कोई दुश्मनी थी। तुम तो वही हो, पिछले जन्म में भी तुम यहाँ पर एक ब्लड सर्पेंट ही थे, पिछले जन्म में तुम एक सांप थे जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था, तुम एक कमीने डीमन थे जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। देखो यहाँ पर दोबारा जिंदा होने के बाद दूसरे जन्म में तुम यहाँ पर एक इंसान बने, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने यहाँ पर वो काम नहीं छोड़े, तुमने बहुत सारे इंसानों की जान ली है, जिसकी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। तो वहाँ वुकोंग जो होता है उसकी फुल एनर्जी वाले अटैक को वहां पर अपने एक ही हाथ के साथ ब्लॉक कर लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। और इस बात से ब्लड सर्पेंट बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने अपनी फुल इनेट एनर्जी को यूज कर दिया लेकिन इसने एक ही हाथ के साथ मेरे हाथ को ब्लॉक कर लिया है। तो वहाँ वुकोंग उसका हाथ ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है कि पहले मैं यहाँ पर सोच रहा था कि शायद तुम यहाँ पर मेरे पास से कोई बहुत ही हाई लेवल के डीमन होगे या फिर कोई खास बंदे होगे, लेकिन अफसोस कि तुम तो बस यहाँ पर एक छोटे से सांप निकले और अब यहाँ पर तुम्हें फिर से मरना होगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से ही मारा था। तो वहाँ वुकोंग इसी के साथ उसके सर के साथ अपना सर टकराता है, जिसकी वजह से उस बेचारे का सर फूट जाता है। तो वुकोंग फिर साथ उसके सर से पकड़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्पेंट होता है वो उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है। तो वहाँ वुकोंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो मुझे लगता है कि मरने से पहले तुम्हें बुद्धा के पास से अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर लेनी चाहिए। मैं खुद भी यहाँ पर एक बुद्धिज्म का फॉलोअर रह चुका हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे भी एक बुद्धा मानकर या एक मंक मानकर मुझसे यहाँ पर प्रे कर सकते हो। और वैसे भी मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, अगर कोई सोल यहाँ पर मरते वक्त माफी की भीख मांग रही हो तो फिर मैं यहाँ पर उसको माफ करने में यकीन करता हूँ। तो इसी के साथ ही मोटू कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि कभी कभी यहाँ पर जो बुद्धिज्म की बातें करना शुरू कर देता है और देखो तो जरा उसने यहाँ पर उसके सर का कीमा बना दिया है। उसे इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद एंड के ऊपर यहाँ पर जो इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है जैसे कि कोई बहुत ही दयालु गार्ड हो। ब्लड सर्पेंट वहां पर गिरने के बाद यहाँ पर सोच रहा था कि वाकई में मुझे यहाँ पर इसके सामने प्रे करना चाहिए, और जैसे वो यहाँ पर प्रेयर करने लगता है इसी के साथ ही हमारा वुकोंग आके बढ़ता है और उसके मुंह पर जाकर एक और पंच दे मारता है। वो उसे पंच मारकर पीछे की तरफ गिरा देता है। तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें यहाँ पर एक दूसरा मौका मिला, मरने के बाद तुम रीइंकार्नेट हुए, तुम्हें एक इंसान की बॉडी मिली लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर आकर मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे क्राइम्स जो है वो इस लायक नहीं है कि तुम्हें दोबारा से रीइंकार्नेट किए होने का मौका दिया जाए। तो ब्लड सर्पेंट मार खाने के बाद पीछे गिरा पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि इस कमीने ने खुद ही यहाँ पर मुझे कहा कि मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए या फिर मुझे बुद्धा से प्रे करना चाहिए, और खुद ही यहाँ पर मुझे पीट रहा है। और इसी के साथ ही वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता है और प्रॉपर्ली वहां पर हाथ जोड़ता है और कहता है कि मर्सीफुल बुद्धा प्लीज यहाँ पर मुझे बचा दो, और साथ ही वहां पर एक स्पेशल लफ्ज बोलता है जो काफी ज्यादा लंबा है। तो इसी के साथ ही वहां पर खुश हो रहा था कि मैंने यहाँ पर माफी मांग लिया तो शायद ये मुझे छोड़ देगा, लेकिन वुकोंग आगे बढ़ता जाकर उसके सर में फिर से पंच दे मारता है। तो ये देखने के बाद मोटू और उसका दोस्त भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहता है कि जिसने किया क्या, पहले उसे कहा कि माफी मांगो और उसके बाद खुद ही जाकर उसे बुरी तरह से पीट दिया है। तो वहां वुकोंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर खुद सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के साथ माफी मांगने की, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे पांव पकड़कर माफी मांगनी चाहिए थी, तुम्हारे लिए बेहतर तो यही था, लेकिन तुमने यहाँ पर हाथ जोड़कर यहाँ पर बुद्धा से प्रे कर रहे हो, मुझे जानबूझकर कर रहे थे ताकि मेरी इंसल्ट हो, तुमने जानबूझकर यहाँ पर बुद्धा से प्रे की और मुझसे नहीं की। वहाँ वुकोंग जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि जल्दी से मेरे लिए कोई बॉटल ढूंढ कर लाओ, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, मुझे अपने गुस्से को शांत करना है, हमने यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को तबाह कर दिया, शायद कोई बॉटल बची होगी। वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर मेरे लिए कोई बॉटल लेकर आओ। तुम्हारा वुकोंग जब पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसी के साथ ही वहां पर ब्लड सर्पेंट को भागने का मौका मिल जाता है। तो वो कहता है फाइनली इस कमीने ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया, अब मैं यहाँ पर से निकल सकता, और इसी के साथ
साथ ही बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भाग जाता है। तो मोटू कहता है कि बॉस बॉस वो तो भाग कर चला गया है, क्या हम लोग उसका पीछा नहीं करने वाले? तो वहां वुकोंग से कहता है कि सब्र करो, अभी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वुकोंग ने जानबूझकर ब्लड सर्पेंट को यहाँ से भागने दिया है ताकि वो उसका पीछा करके उसके बाप तक पहुंच सके, यानी उसके मास्टर तक पहुंच सके। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड सर्पेंट जो होता है वहां पर से भाग जाता है, तो उसके भागने के साथ ही मोटू से कहता है कि बॉस क्या हम लोग उसका पीछा नहीं करने वाले? तो हमारा वुकोंग से कहता है कि नहीं, हम लोग उसका पीछा क्यों करेंगे। और इसी के साथ ही वहां वुकोंग जो होता है अपना एक बाल उखाड़ता है और उस बाल को उखाड़ने के बाद अपने उसे फूंक मारकर सामने की तरफ उड़ा देता है, जिस तरफ वो भाग कर गया था ब्लड सर्पेंट। तो उसे कहता है कि नहीं, मैं जहाँ पर उसका पीछा नहीं करूंगा, चलो हम लोग किसी और जगह पर चलते हैं, किसी और रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा खाना खाते हैं, ये रेस्टोरेंट तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो हम मोटू से कहता है लेकिन हमें उसका पीछा तो करना चाहिए ना, क्योंकि तुम यहाँ पर उसका पीछा करके उसके मास्टर तक पहुंचना चाहते थे। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि हम लोग जल्दी ही उसका पीछा करेंगे, लेकिन फिलहाल के चलो कहीं पर कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट नदी का दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड सर्पेंट जो होता है वो नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं वापस अपने मास्टर के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, वो भी खाली हाथ, क्योंकि मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे वो टुकड़ा लेकर आना है, मेटल का वो टुकड़ा लिए बिना मैं मास्टर के पास जाऊंगा तो इंसल्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर मदद लेने के लिए अपने दोस्त के पास जाना पड़ेगा, मुझे केओस क्लीवर के पास जाना पड़ेगा। हालांकि मैं उसके पास जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो यहीं पर दिखाते हैं जब वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, इसी वक्त वहां पर एक छोटा सा मच्छर जो होता है वो उसके पास घूम रहा होता है। वहां पर उसके पीछे उसकी टेल के ऊपर वही बाल होता है जो कि वुकोंग का होता है, यानी वुकोंग ने जहां पर अपने बाल को उसका पीछा करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो इसी के साथ ब्लड सर्पेंट जो होता है वो सोच रहा होता है कि इस तरह का एक वाइल्ड बीस्ट आया कहां से, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल थी, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्गर बीस्ट की तरह मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन इस कमीने को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक बार मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ले आऊं तो मेरा दोस्त यहाँ पर उससे बदला लेगा। ब्लड सर्पेंट जो होता है वहां पर उसे गालियां दिए जा रहा होता है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारा जो वुकोंग होता है उस अपने मच्छर की मदद से उसकी सारी सोचों और उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। और सुनने के बाद वो कहता है कोई कमीना यहाँ पर मुझे गालियां क्यों दे रहा है, मेरे कानों में यहाँ पर खुजली हो रही है। तो मोटू से कहता है कि बॉस अब हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, तुमने कहा था कि नामगोंग क्लैन में जाना है, लेकिन ये रास्ता नामगोंग क्लैन की तरह बिल्कुल भी नहीं जाता। आखिर हमारा मकसद क्या, हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं और क्या हम उसका पीछा करने वाले हैं, ब्लड सर्पेंट का पीछा करेंगे? तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पर ब्लड सर्पेंट का ही पीछा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा खास चीज है, ये उसके पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उसे इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। तो फिर वो इस चीज को खरीदने के लिए वहां पर क्यों गया होगा? मुझे लगता है कि उसके पीछे उसका कोई मास्टर है जिसे इस चीज के बारे में पता है। ये एक डिवाइन रैलिक है और डिवाइन रैलिक इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उसे जानबूझकर भागने दिया ताकि वो सीधा अपने मास्टर तक हमें ले जाए, वो अपने मास्टर के पास जाकर अपने मास्टर को सारी बात बताएगा, लेकिन अगर हम लोग उसका पीछा करेंगे तो हम लोग उसके मास्टर तक पहुंच सकते हैं। तो मोटू से कहता है कि बॉस तुम्हारा प्लान तो वाकई में काफी ज्यादा काम का है, लेकिन हम लोग यहाँ पर काफी देर के बाद उसके पीछे निकले, अभी तक तो वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है? तो मां वुकोंग से कहता है कि सिंपली जैसे मैं तुम्हें कहता हूं बिल्कुल वैसे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां पर है। मैंने पहले से यहाँ पर अपने एक दोस्त को उसके पीछे लगा रखा है, मैंने अपना एक बाल उखाड़कर उसे फूंक मारकर उड़ाया था, क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियल पावर्स जो है नीचे आने के बाद ब्लॉक हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सेलेस्टियल नहीं है बल्कि डिमोनिक है, जैसे कि मैं अपने बालों को अलग अलग शेप दे सकता हूं, मैं अपने बाल को मच्छर बनाकर किसी के ऊपर नजर रख सकता हूं। इसी तरह मैंने यहाँ पर अपने हेयर मैजिक को यूज किया है, बाल के टुकड़े को मैंने एक मच्छर बनाकर उसके पीछे लगा दिया है, जो कि इस वक्त ब्लड सर्पेंट के ऊपर नजर रख रहा है, वो उसके आसपास ही और उसके ऊपर नजर रख रहा है। मुझे पता है कि इस वक्त वो कहां पर है और साथ ही मुझे बहुत सारी गालियां भी दे रहा है। अब जबकि वो मुझे गालियां दे रहा है तो फिर मुझे उसे ढूंढना होगा, उसे बुरी तरह से पीटना होगा ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। वुकोंग जो होता है जब वहां पर उनके सामने अपनी तारीफें करता है, देखा मैं कितना ज्यादा महान हूं, तो इसी के साथ ही मोटू अंदर ही अंदर उसे गालियां निकाल रहा था कि ये फिर से अपनी तारीफें करना शुरू कर दी। तो मैं वुकोंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस मोटे आदमी को अंदर ही अंदर मुझे बुरा भला कहते हुए समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर फाइनली थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि हाय ये कौन हो सकता है। मेरे पिछले जन्म में मेरे इसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ये मेरे दोस्त की तरह था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर नए जन्म में इसे समझना होगा कि हाय ये कौन है, मेरे पिछले जन्म से ये कौन हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पिछले जन्म से उसका दोस्त जू बाजी हो सकता है। मोटू जब देखता है कि वुकोंग उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर सब स्पीड अप होना चाहिए, चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दुश्मन हमारी आंखों से ओझल हो जाए, हमें जल्दी से जल्दी उसके पीछे जाना होगा और उसके बाद तुम्हें नामगोंग क्लैन में भी तो जाना है। तो वुकोंग उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं यहाँ पर पर्सनली इस हंट में इन्वॉल्व हूँ, यानी कि वुकोंग द लेजेंडरी वुकोंग यहाँ पर इस हंट में निकला है, तो यानी कि हम अपने शिकार को भागने
बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो बंदा मुझसे भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मैं उसका पीछा करूंगा और उसके मास्टर को भी ढूंढ निकालूंगा। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ग्रेट नामगोंग क्लैन का दिखाया जाता है कि ग्रेट नामगोंग क्लैन जहां के तलवारबाजों के बारे में कहा जाता है कि वो अंडर द स्काई सबसे बेस्ट हैं। नामगोंग क्लैन बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा क्लैन हो सकता है, बहुत ही नोबल क्लैन हो सकता है, जो कि बाकी की पांचों बड़े क्लैंस में से एक क्लैन है। तो यहाँ पर टोटल 5 बड़े क्लैंस हैं, उन सभी पांचों क्लैंस में से इसकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा हायर भी है, और सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि इनकी ब्रूटैलिटी की वजह से भी ही, क्योंकि नामगोंग क्लैन ने कभी यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ जो फाइट हुई थी, उस फैक्शन की फाइट्स में इसने यहाँ पर ना सिर्फ अपने दूसरे राइटर्स एक्टर्स जो कि इनके खिलाफ खड़े हुए थे और दूसरे सारे डिमोनिक सोल्जर्स जो थे उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा था। इनके जो मारने के तरीके हैं वो बहुत ज्यादा रुथलेस हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इन्हें यहाँ पर कातिल भी कहते हैं। हालांकि नामगोंग क्लैन एक रिस्पेक्टेड फैमिली है, नामगोंग क्लैन की इस ब्रूटैलिटी की वजह से जो उन लोगों ने जंग में दिखाई थी सभी लोग उनको भूल नहीं पा रहे और वो लोग यहाँ पर इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। हालांकि इतने साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर नामगोंग क्लैन अब एक राइटियस फैक्शन है, लेकिन इसके बावजूद सभी लोग यहाँ पर इन्हें उसी ब्रूटैलिटी और जालिम तरीके से ही जानते हैं। नामगोंग क्लैन पिछले इतने सालों से अपने नाम के ऊपर लगे हुए इस दाग को नहीं मिटा पाया कि वो जालिम लोग हैं। अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन नामगोंग क्लैन के एक रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर नामगोंग क्लैन की एक यंग मिस जो होती है बैठी अपने बाल बना रही होती है और साथ ही वहां पर बैठी बैठी सोच रही होती है कि इतना समय गुजर चुका है लेकिन इसके बावजूद लोगों का ओपिनियन हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं बदला। लोग अभी भी यहाँ पर हमें जालिम समझते हैं और हमें बुरा समझते हैं। हालांकि हम लोग राइटर्स फैक्शन से हैं, हम लोगों ने डिमोनिक वॉर में जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अपने लोगों को इस जंग को जिताने के लिए किया था, लेकिन लोग हमें ही यहाँ पर जालिम समझते हैं। तो इस लड़की का नाम मुहुआ होता है, जो कि नामगोंग क्लैंस की चीफ डिसिप्लिनरी ओवरसीयर होती है, यानी कि जहाँ के जितने भी जो डिसिप्लिन के मामला होते हैं वो सारे के सारे यही लड़की संभालती है। तो वो कहती है कि हमें बस यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से म्यूरियम के अंदर हम सभी लोगों की रेपुटेशन फिर से वैसी हो जाए, यानी कि हम सभी लोग यहाँ पर इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दें और हमसे डरना बंद कर दें। तो मुहुआ कहती है कि मुझे लगता है कि हमें शाओलिन टेंपल और वुडैंग सेक्टर के लोगों से सीखना चाहिए। हमें यहाँ पर सीखना चाहिए कि कैसे यहाँ पर किसी के साथ तमीज से बात करते हैं और कैसे यहाँ पर किसी के साथ फेयरनेस और काइंडनेस को बर्दाश्त किया जाता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर इन चीजों को उनसे सीख सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें कभी यहाँ पर दुश्मन के ऊपर भी तरस खाना सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी अपने दुश्मन पर तरस नहीं खाते। नामगोंग क्लैन की यही तो खासियत है जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर हमें जालिम कहते हैं। इसी के साथ ही मुहुआ यहाँ पर हमें खास इन्फॉर्मेशन देती है कि 1 महीने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जो कि पांचों बड़े सेक्टर्स के बीच में होता है, जिसमें नामगोंग क्लैन, हांगबू क्लैन, जीगाल क्लैन, साचियोन टैंग फैमिली और साथ ही हिबी का पैंग क्लैन, ये पांचों क्लैन जो है वो इस राइजिंग ड्रैगन फोनिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। इस ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन के बीच में यहाँ पर सभी जितने भी डिसाइपल्स होते हैं, इनके जो राइजिंग स्टार्स होते हैं वो आकर हिस्सा लेते हैं और आकर फाइट करते हैं और अपनी एबिलिटीज को दिखाते हैं। इस कंपटीशन के दौरान पांचों सेक्टर्स को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और साथ ही यहाँ पर वो लोग अपनी मार्शल प्रोवेस एक दूसरे को दिखा सकते हैं। तो मुहुआ कहती है कि इस बार के कंपटीशन में मैं यहाँ पर दुनिया को साबित कर दूंगी कि नामगोंग क्लैन इतना भी बुरा क्लैन नहीं है जितना लोग इसके बारे में समझते हैं, और ये वाला ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन हमारे नामगोंग क्लैन में ही होने वाला है। हम लोग यहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं। मुझे इस बार यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट देना होगा। तो जैसे वो यहाँ पर तैयार होकर बाहर की तरफ निकलती है तो एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि लेडी मुहुआ, लॉर्ड पैट्रियार्च ने यहाँ पर एक बहुत ही अर्जेंट समन जारी किया है। जितने भी क्लैन हेड्स हैं और जितने भी एल्डर्स हैं सभी लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया है, सभी लोग वार के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुहुआ इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब अचानक से वो किसके साथ वार के लिए तैयार हो रहे हैं। अचानक से इस तरह का एक मैसेज यानी कि इस तरह का एक ऑर्डर देना कि पैट्रियार्च सभी एल्डर्स को एक जगह पर मिलने के लिए बुला रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नामगोंग क्लैन के लोग किसके साथ जंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहां पर नामगोंग फैमिली के एक सीक्रेट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पैट्रियार्च ने सभी के सभी एलीट वॉरियर्स को इकट्ठा किया होता है और वहां पर उनके एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। तो नामगोंग फैमिली के पैट्रियार्च उन सभी के सामने आकर खड़े होते हैं और उन सभी से कहता है कि मैं जहां पर तुम सभी लोगों का पैट्रियार्च जिन बेक, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग भी हैरान हो गए कि तुम सभी को अचानक रात के वक्त इस तरह से क्यों बुलाया गया है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो कमीना इंसान जिसने कभी यहाँ पर हमारी फैमिली के लोगों की जान ली थी। नामगोंग फैमिली के लोगों की जान लेने वाला वो कमीना ब्लड सरपेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि वो आनहुई प्रोविंस में दिखाई दिया और इस वक्त वो यांगजी रिवर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब जबकि हम लोग कभी भी यहाँ पर अपना बदला लेना नहीं भूलते, तो हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों का बदला लेने के लिए जरूर जाएंगे। इस बार हम लोग उस कमीने ब्लड सरपेंट को नहीं छोड़ेंगे। उस कमीने ब्लड सरपेंट जिसने हमारे लोगों की जान ली थी, हम लोग उनका बदला लेंगे। तुम सभी लोग क्या बदला लेने के लिए तैयार हो? तो वो सभी लोग कहते हैं जी सर, हम सभी लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं।
हम लोग इस बार उस कमीने को नहीं छोड़ेंगे। पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर उनको ढूंढ रहे हैं। हमारे ब्रदर्स जाओ यहाँ पर अपनी जान दे चुके हैं, अपने ब्रदर्स, हमारे ब्रदर्स जिन लोगों ने अपने लोगों की जान बचाने के लिए जंगें जीती थी, वो ब्रदर्स जो मर चुके हैं ब्लड सरपेंट के हाथ से, हम उन ब्रदर्स की मौत का बदला लेने के लिए, उनकी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए उस कमीने ब्लड सरपेंट को ढूंढ निकालेंगे और उसे ढूंढकर उसे खुद यहाँ पर अपने हाथों से मारेंगे। तो इसी के साथ ही वहाँ पर पैट्रियार्च उन सभी के सामने काफी सारी बातें करते हैं और इन बातों की वजह से वो सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं पंप अप हो जाते हैं और उन सभी से कहा जाता है कि तुम सभी का एक ही मिशन है, तुम्हें जाकर उस कमीने ब्लड सरपेंट को ढूंढना है। सभी लोग जहां पर जाओगे और मैं तुम्हारे साथ पर्सनली जाऊंगा, यानी कि मैं पर्सनली इस टीम का लीडर बनकर जाऊंगा। नामगोंग फैमिली का पैट्रियार्च जिनबेक जो है वो खुद यहां पर अब इनकी टीम का लीडर बनकर जाने वाला है। तो वो बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं कि पैट्रियार्च खुद अगर इस टीम का हिस्सा बनेंगे तो फिर तो हम लोग बड़ी आसानी से उस कमीने ब्लड सरपेंट को ढूंढ निकालेंगे और उसे मार डालेंगे। तो पैट्रियार्च जिनबेक उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर बैम्बू स्लिप्स दी जा रही हैं, जिन बैम्बू स्लिप्स के ऊपर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें किस किस जगह के ऊपर जाना है और जाकर उसे ढूंढना है, क्योंकि हमें फिलहाल के लिए उसके बारे में नहीं पता कि वो कौन सी जगह के ऊपर हो सकता है। अनोई प्रोविंस काफी ज्यादा बड़ा, झांगजी रिवर की तरफ वो अगर आगे बढ़ रहा है तो वहां पर से वो किस जगह के ऊपर भी हो सकता है। तो नामगोंग फैमिली के वॉरियर्स क्या तुम सभी को तुम्हारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं? तो सभी लोग कहते हैं जी सर, हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो उसी के साथ ही पैट्रियार्च कहते हैं तो फिर चलो यहाँ पर से चलते हैं। और पैट्रियार्च खुद यहाँ पर बाकी के एल्डर्स और साथ में नामगोंग फैमिली के सोल्जर्स को लेकर पर्सनली एक यूनिट को लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि वो अनोई प्रोविंस में जाकर उस कमीने ब्लड डीमन को मार सकें। जबकि हमारी महुआ जो होती है ऊपर खड़ी होती है और देख रही होती है और कहती है हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग यहाँ पर उस ब्लड सरपेंट को जिंदा पकड़कर ला सकते हैं और जिंदा पकड़कर लाने के बाद सभी लोगों के सामने, म्यूरियम के सामने चौक पर उसे लटका देते हैं तो फिर दुनिया के सामने हमारी एक अच्छी इमेज जाएगी। लोग जो हमें जालिम समझते हैं उन्हें यहाँ पर, क्योंकि ये ब्लड सरपेंट ने ना सिर्फ हमारी नामगोंग फैमिली के लोगों की जान लिया बल्कि वो एक पब्लिक एनिमी है म्यूरियम का, उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली है। अगर हम लोग ब्लड सरपेंट को सरेआम सजाए मौत देंगे सभी लोग इस बात से काफी खुश होंगे कि हमने यहाँ पर म्यूरियम के एक बहुत ही बड़े दुश्मन को सजा दी है, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और आने वाले ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में हमें इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी के साथ ही मुवा सोच रही होती है, जबकि इस टीम को लीड करने वाले हमारे फैमिली पैट्रियार्च जिनबेक है वो खुद यहाँ पर इस टीम को लीड कर रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो कि उनके रास्ते में रुकावट बन सकता है? तो उनके रास्ते में रुकावट बनने वाला तो पहले से आ चुका है। तो वहां वुकोंग जो होता है वहां पर पूरी तरह से तैयार होता है ब्लड सरपेंट को हैंडल करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। आखिर में उसका मकसद भी तो यही है कि वो ब्लड सरपेंट को पकड़कर ले जाकर नामगोंग फैमिली को दे दे। तो इसी के साथ ही वहां पर ब्लड सरपेंट को दिखाते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो साइड के ऊपर से एक और बोट आती है, उस बोट के ऊपर दो लड़के होते हैं, दोनों यहाँ पर नामगोंग फैमिली के लोग होते हैं। वो दोनों एलीट सोल्जर्स होते हैं और दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि हमने यहाँ पर उसे ढूंढ निकाला है। तो दोनों को यहाँ पर एक मिशन दिया गया होता है कि जैसे यहाँ पर तुम्हें पानी के अंदर कहीं पर भी ब्लड सरपेंट दिखाई दे, तुम्हें फ्लेयर छोड़नी होगी, तुम्हें यहाँ पर बाकी सभी टीम्स को बताना होगा। तो एक लड़का जो होता है वो से कहता है कि सेक्टर ब्रदर ये तो वही बंदा है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? दोनों वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन को यूज कर रहे होते हैं। दूसरा उसे कहता है हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। तो दूसरा उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर मास्टर जिनबेक और बाकी के सभी लोगों को एक सिग्नल दे दे ताकि वो लोग भी यहाँ पर आ सकें। तो उसका सीनियर ब्रदर उसे कहता है नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर उसे सिग्नल देंगे तो ये डर कर भाग जाएगा, अगर ये भाग गया तो फिर इसे ढूंढना काफी सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग भी एलीट वॉरियर्स हैं और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, इसे सबड्यू करते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसको पकड़ लिया तो उसके बाद हम लोग मास्टर्स को बुला लेंगे और वो लोग आकर इसको जो सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। यहाँ पर आने से पहले तुम्हें पता है ना लेडी मुवा ने हमें क्या ऑर्डर्स दिए थे? उन्होंने कहा था कि जितना हो सके इसको यहाँ पर जिंदा पकड़कर लेकर जाना। अगर हम लोग इसे जिंदा पकड़कर म्यूरियम के सामने ले जा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, हमारी रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया और हमें मारने की कोशिश की तो हम इसे जान से भी मार सकते हैं, यानी कि अगर इसने वायलेंस दिखाई तो फिर इसी वक्त इसी जगह के ऊपर उसे मार डालेंगे। तो वो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं, दोनों डिसाइपल्स जो होते हैं, खुद यहाँ पर ब्लड सरपेंट को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि वो जाकर उसे पकड़ सके और ना ही वो अपनी फैमिली के लोगों को वहां पर सिग्नल देते हैं। तो दोनों वहां पर अपनी बोट में नीचे झुककर छुप जाते हैं ताकि उसके करीब जाकर उनकी बोट के ऊपर चढ़कर जाकर उसे पकड़ा जा सके। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ उनकी बोट के अंदर होल हो जाता है और पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ एक जूनियर कहता है कि सीनियर ब्रदर ये क्या हो गया, अचानक से यहाँ पर बोट के अंदर होल कैसे हो गया? लगता है किसी ने ये होल किया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे वो वहां पर बात करता है, यानी जब वो ऊंची आवाज में बात करता है होल होने के बाद, तो उसी के साथ ब्लड सरपेंट उनकी आवाज सुन लेता है और वो अपनी बोट का रुख दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। ब्लड सरपेंट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कमीने लोग तो नामगोंग फैमिली से हैं, क्योंकि इनके पास जो तलवार है, इनकी तलवार के ऊपर ब्लू कलर की शीट और साथ उसके ऊपर व्हाइट कलर का धागा लिपटा हुआ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ नामगोंग फैमिली के लोगों की तलवारें हैं, वही इस तरह की तलवारें रखते हैं। तो वो कहता है कमीने यहाँ पर मेरे पीछे लगे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि मेरा पीछा हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो अपनी बोट को लेकर साइड के ऊपर निकल जाते हैं। तो इसी के साथ सीनियर ब्रदर कहता है कि उस कमीने ब्लड सरपेंट को हमारा बारे में पता चल
निकल चुका है, वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। अगर बोट के अंदर सुराख नहीं होता और मैं यहाँ पर ऊंची आवाज में बात नहीं करता तो अभी ब्लड सरपेंट के हम लोग काफी करीब पहुंच चुके होते और हम उसके ऊपर अटैक करके उसे पकड़ लेते और मेरी वजह से अब वो यहाँ पर से निकल जाएगा। तो उसका सीनियर ब्रदर उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ब्लड सरपेंट के साथ उसके कुछ और साथी भी है जो कि पानी के अंदर हैं, उन्हीं में से किसी एक ने यहाँ पर हमारी बोट को पंक्चर किया होगा ताकि हम लोग पानी के अंदर डूब जाएं और उस तक ना पहुंच सकें। फिर साथ ही वो कहता है कि वो यहीं पर कहीं पर पानी के नीचे ही है, हमें जहाँ पर उन सभी से भी निमटना होगा, जहाँ पर से पानी के बुलबुले निकले वहां पर अटैक कर देना। तो सीनियर ब्रदर साइड के ऊपर देखता है, उसे वहां पर पानी के बुलबुले दिखाई देते हैं, तो वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर अपनी स्पेशल स्ट्राइक के साथ एक अटैक करता है। जैसे ही वो पानी के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर जबरदस्त स्ट्राइक लगती है। दूसरी तरफ ब्लड सरपेंट जो होता है वहां पर से आगे की तरफ भाग रहा था और कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ से निकल आया। पहले तो मैं यहाँ पर उस कमीने ब्रूट से निकल कर आया, यानी कि उस वाइल्ड बीस्ट से बचकर आया, और उसके बाद अब यहाँ पर नैमगोंग क्लैन के लोग कहीं से निकल आए हैं। शुक्र है कि सिर्फ 2 ही लोग थे और वो लोग भी मेरे पीछे नहीं आ रहे, इसका मतलब जैक में बचकर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के लोगों से बिल्कुल ही पंगा नहीं लेना चाहता। जहां तक कि हमारी डार्क फैक्शन अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के अंदर भी नैमगोंग फैमिली का नाम जब लिया जाता है सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि नैमगोंग फैमिली के लोग बहुत ज्यादा घटिया और कमीने लोग हैं। वो इतने ज्यादा जालिम लोग हैं कि कहा जाता है कि जब डिमोनिक फैक्शन की वार हुई थी और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के साथ उनकी जंग हुई थी, उस जंग के बीच में उनका जो पैट्रियार्च था वो अपने दुश्मन को पकड़ता था, अपने दोनों हाथों के साथ उनकी बॉडी को चीर देता था और उनका दिल निकालकर उसे फिर उठाकर उसे किक मारकर फेंकता था। यानी कि वो इतने जालिम लोग थे और उनके नाम से यहाँ पर पूरे म्यूजियम के अंदर सभी लोग डरते हैं। हालांकि वो एक राइटियस फैक्शन है, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम जो है वो इसी तरीके से लिया जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो ब्लड सरपेंट जो होता है अभी यहाँ पर यही सब कुछ सोच रहा होता है, किसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, तो हमारा जो वुकोंग होता है उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपनी लिटिल बोट राइड को एंजॉय कर रहे हो, कब तुम यहाँ पर अपने मास्टर तक मुझे लेकर जाओगे। तो ब्लड सरपेंट और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुकोंग जो है यहाँ पर ब्लड सरपेंट को पकड़ लेगा या फिर इससे पहले नैमगोंग क्लैन के लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड सरपेंट जो होता है वो साइड के ऊपर होता है, तो वहीं पर वुकोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि जहां पर उन लोगों ने अटैक किया था वहां पर पैंग फैमिली के लोगों को लगा था कि नीचे से के बुलबुले निकल रहे हैं, तो वहां पर उन्हें अटैक किया और वहीं पर से वो पानी के अंदर हाथ मारते हैं, तो उस बंदे को बाहर खींचकर निकाल लेते हैं और उसे निकालने के बाद कहता है क्या तुम ब्लड सरपेंट के साथ हो, तुमने जहाँ पर हमारी बोट के अंदर होल क्यों किया है। ये मोटू का दोस्त होता है जिसका नाम सीमो है। तो मोटू जो होता है यानी वूजिंग उसका दोस्त जो होता है यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, वो उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और बेचारा सीमो जो होता है वहां पर घबराया हुआ होता है, उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर जख्मी भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारी बोट के नीचे अभी भी कुछ है, तो हमारा जो वूजिन होता है अभी भी यहाँ पर बोट के नीचे होता है, नीचे से फिर से उनकी बोट के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उनकी बोट 2 टुकड़े हो जाती है। तो वो सीमो को खींचकर पानी के अंदर लेकर जाना चाहता है, तो वहां पर पानी के अंदर से बाहर निकलता है। तो सीमो से कहता है कि बॉस बॉस, तो बॉस उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम यहाँ पर इस मिशन के ऊपर मत आओ, बल्कि मैं ये करूंगा, लेकिन इसके बावजूद बेवकूफ कहेंगे तुमने कहा कि तुम्हें ये काम करना है, तुमने अपने पॉइंट्स बनाने के लिए देखो अपने कंधे को बुरी तरह जख्मी करवा लिया है। तो सीमू से कहता है कि बॉस बॉस मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, प्लीज यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करो, मुझे बैंडेज कर दो। तो उसी के साथ ही हमारा जो वूजिन होता है वो अपने पास से पट्टी निकालकर उसके बाजू के ऊपर बांध देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर बना दिया है, बस तुम्हें यहाँ पर इस ब्लीडिंग को रोके रखना होगा, हमें तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल लेता। और साथ ही वूजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीनो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे दोस्त को जख्मी करने की। जबकि वो डिसाइपल जो होते हैं वो अपनी तलवारें रेडी करते हैं अब इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए, और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ फिर से अपनी ब्लास्ट टेक्निक के साथ अटैक करते हैं। तो वो डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर अटैक करते हैं, तो हमारा वूजिन जो होता है बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा पानी के अंदर इतनी तेजी के साथ मूव कैसे कर सकता है, उसने पानी के अंदर हमारे अटैक को अवॉइड कर लिया, हम तो यहाँ पर उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर इस तरह की स्पेशल मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में यहाँ पर पानी की मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता है। जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि जल्दी ही वो सांस लेने के लिए बाहर निकलेगा, जबकि सीनियर ब्रदर वहां पर महसूस कर रहा था, वो अपनी सारी की पावर को अपने कानों में लगा देता है ताकि अगर पानी के अंदर से बुलबुले निकले और उसकी आवाज वो महसूस कर ले, तो वो कहता है कि उसे सांस लेने के लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स वो परफॉर्म कर रहा है, मार्शल आर्ट्स की बेसिक्स होती हैं सांस लेना। अगर आप यहाँ पर ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल नहीं करते तब आप यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। वो जल्दी ही पानी के अंदर से बाहर निकलेगा और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालेंगे।
लेंगे। अगर हम लोग ब्लड सरपेंट को नहीं पकड़ पाए तो कम से कम यहाँ पर उसके साथियों को तो पकड़ लेंगे। इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा वूजिन जो होता है पानी के अंदर बड़ी तेजी के साथ एक मछली की तरह जा रहा होता है। तो वूजिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि सीमो का कंधा बुरी तरह से काट हो चुका है और मुझे यहाँ पर इसका बदला लेना है। ये सारी की सारी वूकोंग की गलती है। और साथ ही वो पास का सीन दिखाता है, थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है जहाँ पर माँ वूकोंग जो होता है वो कश्ती के ऊपर बैठा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ब्लड सरपेंट के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तो वूजिन कहता है कि यहाँ पर फोक कुछ ज्यादा ही ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर अगर रिवर अथॉरिटीज आ गई, उन्होंने यहाँ पर क्योंकि पहले से ऐलान किया हुआ है कि कोई भी शिप लेकर बोट लेकर पानी के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि खतरनाक हो सकता है। इस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस वक्त तो हमें यहाँ पर ब्लड सरपेंट की लोकेशन के बारे में भी नहीं पता। मैंने इससे कितनी बार पूछा कि तुम्हें पता है कि ब्लड सरपेंट कहाँ पर है, लेकिन ये बता नहीं रहा। क्या इसे वाकई में पता लगता है कि हम लोग ब्लड सरपेंट को इतनी आसानी से इस कोहरे के अंदर ढूंढ लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा वूकोंग जो होता है उसे कहता है कि वहां पर सामने देखो, लगता है कि अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं। वहां पर सामने तो 2 बोट्स हैं। तो ये देखने के बाद हमारा वूजिन कहता है कि तुम्हें कहां से दिखाई दे रहा है। तो वो सामने की तरफ गौर से देखता है तो वो कहता है हाँ मुझे वहां पर 2 बोट्स दिखाई दे रही हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आई साइड तो काफी ज्यादा तेज निकली, तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से वो कैसे दिखाई दे दी मास्टर। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्लड सरपेंट है और दूसरा कौन है, वहां पर एक और बोट है। फिर साथ ही वो से कहता है क्या वो म्यूरियम अलायंस से हो सकते हैं। तो हमारा वूकोंग उसे कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि म्यूरियम अलायंस क्या है, लेकिन उनके पास तलवारें हैं। उनके पास वहां पर 2 लड़के हैं बोट के ऊपर, दोनों के पास तलवारें हैं और दोनों की तलवारों के ऊपर जो कवर है वो नीले कलर के और उनके ऊपर सफेद कलर की डोरी बंधी हुई है। बात सुनते ही सीमो कहता है क्या तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि उनकी स्कैबर्ड ब्लू कलर की और पर व्हाइट कलर की डोरी है, तो नामकोंग क्लैन के लोग हो सकते हैं। तो वूकोंग कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर जो नामकोंग क्लैन के लोग हैं इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी दुनिया में सभी लोग एक साथ एक जगह के ऊपर आ गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इन लोगों को मेरा प्लान फेल करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नामकोंग क्लैन के अंदर घुसना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर ब्लड सरपेंट को खुद मारना होगा। अगर नामकोंग क्लैन के लोगों ने खुद यहाँ पर इसको पकड़ लिया तो फिर तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर एक प्लान बनाना होगा। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे इस प्लान का हिस्सा बनना होगा, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम करना है। तो वो दोनों से कहता है जी बताएं मास्टर में क्या करना होगा। तो हमारा वूकोंग उसे कहता है क्या तुम लोग वहां पर नीचे पानी के जा सकते हो, जाकर उसकी उनकी बोट को पंक्चर कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद वूजिन उसे कहता है कि सर आप चाहते हैं कि हम लोग ब्लड सरपेंट की बोट को पंक्चर कर दें और उसके बाद नामकोंग क्लैन के लोग उसे पकड़ लें। तो वूकोंग कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं उसका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग जाओ जाकर उन नामकोंग क्लैन के लोगों की बोट को पंक्चर कर दो और उसके बाद वूकोंग ब्लड सरपेंट को मैं पकड़ूंगा और उसे पकड़ने के बाद नामकोंग क्लैन के लोगों के सामने लेकर आऊंगा, इससे मैं एक हीरो बन जाऊंगा। तो इसी के साथ सीमो कहता है लेकिन आप चाहते हैं कि हम लोग वहां पर जाएं जहां पर नामकोंग क्लैन के वॉरियर्स हैं, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, वो यहाँ पर अटैक करने से पहले सोचेंगे नहीं। अगर उन लोगों ने यहाँ पर हमें करते हुए देख लिया तो फिर आपको क्या लगता है कि वो इस बात को मान लेंगे? वो तो हमें भी यहाँ पर अपना दुश्मन समझेंगे और समझेंगे हम लोग ब्लड सरपेंट के साथ हैं। तो माँ वूकोंग उनसे कहता है मेरे पर भरोसा करो, मैं सारी सिचुएशन को संभाल लूंगा, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो वो जिन उसे कहता है क्या तुमने वाकई में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर नामकोंग के लोग जहाँ पर वहां उनकी बोट को पंक्चर करने से पहले वे मार नहीं डालेंगे? तो माँ वूकोंग कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे जाकर उनकी आंखों के सामने से ब्लड सरपेंट को निकाल लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर पूरे के पूरे नामकोंग क्लैन को अपना दुश्मन बना लूंगा। वो लोग नामकोंग क्लैन के लोगों का शिकार करने के लिए निकले हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पर इस वक्त ब्लड सरपेंट को पकड़ने के लिए निकले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इन चीजों को संभालने वाला हूँ, जो प्लान काम करने वाला है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर रेडी हो जाते हैं। तो वूजिन तो चाहता था कि वो जाए लेकिन सीमो कहता है कि मैं ये काम करके आऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा ब्लड सरपेंट बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, वो सामने की तरफ देखता है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तो इसी के साथ ही वूकोंग से कहता है तो क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी इस बोट राइड में मजा आया, क्योंकि अब फाइनली वक्त आ चुका है तुम्हारे मरने का। तो हमारा वूकोंग से कहता है कि तुम वहां से इस तरह अचानक से भाग क्यों आए, तुम मुझे गुड बाय भी तो बोलकर आ सकते हो, तुमने तो यहाँ पर मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। शायद तुम मेरे बारे में भूल चुके हो लेकिन हमारी जान पहचान तो बहुत ज्यादा पुरानी है, वो इतनी पुरानी है कि पिछले जन्म में हम लोग एक दूसरे के साथ है। तो इसी के साथ ही ब्लड सरपेंट जो होता है उस बोटमैन को पकड़ लेता है। बोटमैन जो कि बेचारा एक काम सा आदमी होता है, वो सब पकड़ता है, अपनी तलवार को उसके गले के ऊपर रखता है और कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उस बुढ़े आदमी का गला काट दूं तो चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर ये बुढ़े आदमी को मारना पड़े। तो हमारा जो वूकोंग होता है उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तुम मेरे साथ होस्टेज प्ले खेलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर होस्टेज उसे बनाया जाता है जिसकी दूसरे बंदे को कोई परवाह हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बुढ़े आदमी की परवाह होगी? तो ब्लड सरपेंट उसे कहता है कि मैं कह रहा हूँ आगे बात वरना वरना मैं इस बुढ़े आदमी को मार डालूंगा, मैं इस बुढ़े को वाकई में मार डालूंगा, ये बुढ़ा आदमी मेरे हाथ से मारा जाएगा। जबकि बुढ़ा आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, साथ ही रो रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लें, प्लीज मुझे बचा लें। तो हमारा वूकोंग
वूकोंग उसे कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ब्लड सर्पेंट कहता है क्या मतलब है इस बात का। तो वहाँ वूकोंग कहता है कि एक इंसान जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। अब जहाँ पर इंसान की किस्मत में पहले से लिख दिया गया है। क्या तुम्हें पता है कि ऊपर गार्ड्स के पास एक किताब है जिसे लाइफ एंड डेथ लेजर कहा जाता है। उसके अंदर हर किसी का हिसाब लिखा हुआ है। उसमें यह भी लिखा होगा कि एक बुढ़ा आदमी जहाँ पर बोर्ड के ऊपर ब्लड सर्पेंट के हाथ से गला कटने की वजह से मरने वाला है। अब जबकि वहां पर उस बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर मैं यहाँ पर किसी बुढ़े आदमी को मरने से कैसे बचा सकता हूँ। तो अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो फिर मार डालो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये तो अब इस बुढ़े आदमी की किस्मत है ना, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड करने को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वूकोंग वाकई में जहाँ पर इस बुढ़े आदमी को मरने देगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ वूकोंग जो होता है वहां पर जब देखता है कि ब्लड सर्पेंट ने एक बुढ़े आदमी को बंदी बना लिया है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि तुमने यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को बंदी बना लिया। ये बुढ़ा आदमी इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। उस पर ऊपर गार्ड्स के पास एक बुक है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि फलां बुढ़ा आदमी फलां दिन मरने वाला है, इस टाइम के ऊपर किस तरह से मरने वाला है। तो फिर बताओ कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। जबकि ब्लड सर्पेंट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये हॉस्टेज सिचुएशन भी यहाँ पर काम नहीं कर रही। मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर काम करेगी लेकिन इस कमीने का तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। मैं यहाँ पर इससे पहले भी बहुत सारे राइटियस मास्टर से सामना कर चुका हूँ। राइटियस मास्टर हमेशा जब भी यहाँ पर किसी को बंदी बनाया जाता है तो वो सभी लोग जो होते हैं अपने हथियार डाल देते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बंदा तो काफी अलग है। ये कहाँ से आया है और किसने इसे भेजा होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो वूकोंग होता है वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया ना कि बुक के अंदर सब कुछ लिखा होता है लेकिन मेरे बारे में एक चीज शायद तुम नहीं जानते कि मैं उन सभी से काफी अलग हूँ। मुझे यहाँ पर इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हमेशा यहाँ पर वो बुक पसंद नहीं थी और मैं उसके रूल्स को कभी मानता भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर गार्ड्स के साथ पंगा लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो वहाँ वूकोंग जो होता है वहाँ पर पलक झपकने की स्पीड में आगे बढ़ता है। अपने हाथ को यूज करते हुए उसके कंधे के पर अटैक करता है ब्लड सर्पेंट के। जिस हाथ के साथ उसने वहां पर तलवार को पकड़ रखा था वो उसके पूरे के पूरे बाजू को ही उखाड़ देता है। उसका बाजू कट के ग्राउंड के अंदर गिर जाता है। ब्लड सर्पेंट जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बुढ़ा आदमी बच जाता है तो उसका बाजू जो होता है वो काट के जैसे पानी के अंदर गिरता है ब्लड सर्पेंट पीछे की तरफ घूम कर देखता है और कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया। तो माँ वूकोंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे गार्ड्स के साथ पंगा लेने में मजा आता है। अब जहां पर मैं अपनी नियति क्रिएट करूंगा। इस बुढ़े आदमी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि ब्लड सर्पेंट के हाथ से तुम गला कटने की वजह से एक बोर्ड के ऊपर मरने वाला है लेकिन मैंने जहां पर इस बुढ़े आदमी की किस्मत को बदल दिया। मैं खुद जहां पर गार्ड बनकर तुम्हारी किस्मत को बदलकर एक नया पेज लिखता हूं। अब तुम जहां पर एक लंबी जिंदगी जी सकते हो। अब तुम जाकर किसी दूसरे गांव में बस जाओ और वहां पर जाकर तुम जब तक चाहो तब तक जिंदा रह पाओगे क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अपनी फैमिली के साथ जाकर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि नामकोंग वॉरियर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर पानी के ऊपर नजर गड़ाकर बैठे होते हैं। वो लोग देख रहे होते हैं कब यहाँ पर पानी के अंदर से वॉरियर बाहर निकले। जो भी पानी के अंदर है हम उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालेंगे। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर पानी के अंदर से कोई अटैक करता है। उसके जूनियर के ऊपर अटैक होता है तो वो कहता है कि जूनियर के ऊपर अटैक हो रहा है। पहले उसने सामने वाली साइड से वेव के साथ अटैक किया फिर नीचे पीछे वाली साइड से वो अपने ब्लेड के साथ अटैक करने वाला है। तो उसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहीं पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है लेकिन असल में वो जो होता है यानी कि वहां वूजिन जो होता है उसके पीछे से निकल आता है। तो वो कहता है ये क्या, इसने तो यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। और इसी के साथ ही वहां वूजिन जो होता है उसके जूनियर को पकड़ता है और वहां पर पानी के अंदर ले जाता है। जबकि सीनियर जो होता है चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि जूनियर जूनियर तुम कहां पर हो। लेकिन उसका जूनियर तो पानी के अंदर गायब हो चुका है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ फिर से बोर्ड का सीन दिखाते हैं जहां पर वहां ब्लड सर्पेंट जो होता है घुटने टेक कर बैठा होता है। सोच रहा होता है कि इसने ये कैसे किया होगा बिना किसी वेपन के। इसने सिर्फ अपने हाथ से मेरा पूरे का पूरा बाजू उखाड़ दिया, वो भी इतनी स्पीड के साथ में जहां पर से अपनी तरफ आता हुआ देख भी नहीं पाया। बल्कि अगर जब मेरी तरफ आके बढ़ता तो मैं बुढ़े आदमी का गला वाकई में काट देता। लेकिन मुझे यहाँ पर वक्त ही नहीं मिला। इसने इतनी तेजी के साथ यहाँ पर मेरा बाजू काट दिया है। तो वहां वूकोंग जो था अपने हाथों के ऊपर लगे हुए ब्लड को साफ कर रहा था। फिर साथ ही वहां पर सीरियस हो जाता है क्योंकि इतने अरसे के बाद से फिर से यहाँ पर किलिंग इंटेंट महसूस होता है। और इसी के साथ ही अचानक से हमारे वूकोंग को फिर से यहाँ पर बुद्धिज्म की टीचिंग्स याद आना शुरू हो जाती है। जहाँ पर गार्ड ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस मिशन के दौरान कोई ऐसी सोल्स मिले जो कि अपना रास्ता भटक चुकी हैं तो तुम्हें यहाँ पर उनकी मदद करनी है। उनको मारने की बजाय उन्हें सीधे रास्ते के ऊपर लाने की कोशिश करना। यही असली बुद्धा की पावर्स हैं। यही बुद्धा का काम था। वो जहाँ पर यही करते थे, जो लोग भी रास्ते से भटक गए थे उन सभी को सही रास्ते के ऊपर लेकर आते थे। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वूकोंग जो होता है वहां पर गांगजिन की बात सुनने के बाद यानी उसकी बात याद करने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे ये कहा गया था कि जो सोल्स अपना रास्ता भटक गई हैं
उनको यहाँ पर सही रास्ते के ऊपर ले आना, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ आगे बढ़ता है, जाकर ब्लड सरपेंट को गले से पकड़ लेता है और उसे गले से पकड़ने के बाद उसका गला दबाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर गोंगजिन की बातें याद आ रही होती है कि उसने कहा था कि जो भी सोल्स यहाँ पर भटक जाए उन्हें सीधे रास्ते पर ले आना, लेकिन वो यहाँ पर इसको मारना चाहता है। तो हमारा वुकोंग जो होता है वो कहता है काफी अरसे के बाद मुझे यहाँ पर इस तरह का किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। और साथ ही उसे वुजिन की बातें याद आ रही होती है कि वुजिन ने उसे कहा था कि इस ब्लड सरपेंट ने बहुत सारे लोगों की जान ली है, तकरीबन 12 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है जो कि आम मासूम लोग थे। और उसके अलावा इसने बहुत सारे आम लोगों की यानी तकरीबन 50 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है जो कि म्यूरियम के लोग थे। और साथ इसने मेरे सामने एक बुढ़े आदमी की गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई थी। तो वुकोंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस आदमी को जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ और इसको दूसरा मौका कैसे दे सकता हूँ जबकि इसे पहले से एक मौका मिल चुका है। और इसी के साथ ही वुकोंग जो होता है वहां पर अपनी गोल्डन आई को यूज करता है। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो कि सेलेस्टियल पावर होती है और वुकोंग इसी के साथ ही वहां पर उसकी गर्दन तोड़ देता है। तो वो ब्लड सरपेंट को मार डालता है। ब्लड सरपेंट के मरने के बाद उसे यहाँ पर बातें अभी भी याद आ रही होती हैं, लेकिन वो क्या कर सकता है क्योंकि उसने यहाँ पर उसको मार डाला है। और उसके बाद वुकोंग जो होता है गुस्से के साथ ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे रूल्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, मैं अपनी ही मर्जी करता हूँ और बुद्धि साथ ही बात, तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। वुकोंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे ग्रेट इमोर्टल सेज कहते हो, लेकिन असल में मैं हूं तो सान वुकोंग जो कि यहाँ पर एक डीमन के अंश से पैदा हुआ हूँ। मैं हूं तो यहाँ पर एक डीमन अंश, इसी वजह से मैं यहाँ पर यही करूंगा जो मुझे आता है। और साथ ही वो अपनी गोल्डन आई को यूज करता है। तो गोल्डन आई के यूज करने के बाद उसके आसपास का हर एक चीज उसे यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी कि जब वो अपनी इस एनर्जी को यूज करता है, अपनी गोल्डन आई को यूज करता है, तब वो स्पिरिचुअल एनर्जी और सेलेस्टियल एनर्जी को देख सकता है। तो वहां पर दिखाते हैं कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से 2 लोग आए होते हैं उसकी सोल को लेकर जाने के लिए। तो हमारा वुकोंग यहाँ पर हमें बताता है कि जब एक इंसान मरता है या फिर कोई भी मरता है, जानवर या इंसान मरता है, तो उसकी सोल जो होती है उसको लेने के लिए अंडरवर्ल्ड से लोग आते हैं ताकि उसे हेल में ले जाकर उसे सजा दी जा सके। अगर उसने बुरा काम किया होगा तो कुछ अर्सा उसे वहां पर रखकर सजा दी जाएगी। अगर वो अपने किए के पर पछताता है तो उसे बाद में दोबारा से रीइंकारनेट कर दिया जाएगा। और जो रीइंकारनेशन का साइकिल हमेशा चलता रहता है। अब जैसे कि पिछले जन्म में ये एक सांप था और उसके बाद इसे कुछ सजा देने के बाद दोबारा से रीइंकारनेट कर दिया गया। बहुत ही कम चांसेस में होता है कि एक जानवर जो होते हैं वो यहाँ पर इंसान में दोबारा से रीइंकारनेट होते हैं। इस सांप को एक इंसान की बॉडी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इसने फिर से वही काम किए जो घिनौने काम ये अपनी पिछली लाइफ में करता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इस लोली इंसेक्ट को जब इंसान बना दिया गया, इसके बावजूद इसने वही काम किए, तो फिर मैं यहाँ पर इसको कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पर इसे थोड़ी सी सजा देने के बाद फिर से इस दुनिया में भेजें और फिर से ये इंसान बनकर फिर से लोगों को आकर मारना शुरू कर दे। तो इसी के साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर उसकी आत्मा को पकड़ लेता है। उसकी बॉडी के अंदर से जो सोल निकलती है, सांप की सोल, उसको हाथ में पकड़ता है और इसी के साथ उसको वहां पर मार डालता है और कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, तुम यहाँ पर दोबारा से रीइंकारनेट नहीं हो पाओगे, तुम्हें यहाँ पर ग्रेट वुकोंग ने खुद सजा दी है कि तुम यहाँ पर अब खत्म हो चुके हो। और इसी के साथ ही वो उसकी सोल को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे हमारा वुकोंग उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करता है और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर घूर कर देखता है जहां पर अंडरवर्ल्ड के लोग उसे लेने के लिए आए थे। तो वो उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर से वापस दफा हो जाओ और जाकर अपने अंडरवर्ल्ड किंग के हजामा से कहना कि यहाँ पर उसका सामना वुकोंग के साथ है। वुकोंग ने यहाँ पर इस सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो खुद यहाँ पर आ सकता है और आकर मुझसे बात कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो अंडरवर्ल्ड के मिस्ट्रीज जो होते हैं वो दोनों डर कर वहां से भाग जाते हैं और कहता है ठीक है हम लोग जाकर अपने किंग जामा को इस बारे में बता देंगे। तो वुकोंग गुस्से के साथ घूर कर उनकी तरफ देखता है और कहता है कि अब दफा हो जाओ और दोनों वहां पर से चले जाते हैं। तो उनके वहां पर चले जाने के बाद वुकोंग जो होता है अपनी गोल्डन आई के पावर्स को डीएक्टिवेट करता है तो उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ उसे गोंगजिन की बात याद आती है। एक ग्रेट बुद्धा ने उसे कहा था कि यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोई भी जो सेलेस्टियल राम से होगा, कोई भी गार्ड जो दुनिया के ऊपर भेजा जाएगा, उसकी पावर्स जो है उसे छीन ली जाएंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो एक डीमन है जो बाकी सभी गार्ड से अलग है, इसी वजह से थोड़ी हद तक अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। अब वुकोंग कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा था मुझे समझ आ रही है कि इस दुनिया में आने के बाद हम लोग अपनी सेलेस्टियल गार्ड्स वाली पावर्स को यूज नहीं कर सकते। हालांकि मैंने यहाँ पर जबरदस्ती अपनी पावर्स को यूज किया और मेरी पावर का सिर्फ 1% था, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी अंदर से बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुकोंग क्या नामगोंग फैमिली के अंदर घुस पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वुकोंग जो होता है अपनी सेलेस्टियल पावर्स को जबरदस्ती वहां पर यूज करता है, जिसकी वजह से उसके इंटरनल इंजरीज होती है, उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहां पर नामगोंग फैमिली का जो जूनियर डिसाइपल पानी के अंदर गिरा था, वुजिन उसे पानी के अंदर ले गया था। वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है तो सीनियर ब्रदर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कमीना उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब है। वो पानी के अंदर ऐसे घूम रहा है जैसे कि मछली हो। उसके लिए तो पानी के अंदर भी मार्शल आर्ट्स को यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर
सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ रिवर बैंडिट्स के बारे में सुना है कि वो पानी के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करते हैं जैसे कि पानी के अंदर या फिर वो जमीन के ऊपर चल रहे हों, बिल्कुल ऐसे वो पानी के अंदर रह सकते हैं, बिना सांस लिए वो पानी के अंदर काफी देर तक भी रह सकते हैं। क्या वाकई में इस वक्त मेरा सामना किसी ऐसे मार्शल मास्टर के साथ हुआ है? क्या अगर वाकई में ऐसा सामना हमारा हुआ भी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हम लोग जो जमीन के ऊपर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते हैं वो पानी के अंदर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग जो रिवर बैंडिट्स हैं वो पानी के अंदर भी मार्शल आर्ट को ठीक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साइड के ऊपर से एक बड़ी बोट उनके पास आती है जहां पर मां वुकोंग जो होता है ब्लड सर्पेंट की डेड बॉडी लेकर उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, इतना काफी है। तो वो लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब तुम कौन हो, और वो नीचे देखते हैं तो वहां पर ब्लड सर्पेंट की डेड बॉडी होती है। तो मां वुकोंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे को ढूंढने के लिए आया था और इस बंदे के साथ अपना स्कोर सेटल करना था, इसी वजह से मैंने ब्लड सर्पेंट को ढूंढा और इसे मार डाला है। क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ? तो इसी के साथ ही वो लोग और भी हैरान होते हैं। जब किसी के साथ ही हमारा वुकोंग उनसे कहता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, मेरे 2 दोस्त भी मेरे साथ हैं जो लोग यहाँ पर इस बंदे को पकड़ने के लिए आए थे। हमें तुम्हारी बोट दिखाई दी और हमें लगा कि शायद तुम भी यहाँ पर इसके साथी हो, इसी वजह से मेरे साथियों ने तुम्हारी बोट के अंदर होल कर दिया, तुम्हारे पर अटैक किया, इसलिए प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तो वो लड़का जो होता है उससे पूछता है इसका मतलब यह है कि ये पानी के अंदर जो बंदा है जो तुम्हारा साथी है और दूसरा जिसके ऊपर हमने अटैक किया था वो भी तुम्हारा साथी था? तो वुकोंग कहता है कि हाँ, ये मेरे छोटे भाई की तरह है, तुमने जहाँ पर इसके ऊपर अटैक किया, इसके दोस्त के ऊपर अटैक किया, लेकिन तुम जहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमसे गलतफहमी हुई है इसी वजह से। जबकि हमारा वुजिन जो होता है वो साइड के ऊपर सीमू की तरफ देखता है, सीमू की तरफ देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जब किसी के साथ ही वो सीनियर ब्रदर जो होता है वो वहाँ ब्लड सर्पेंट की तरफ देखता है और कहता है कि इस बंदे ने ब्लड सर्पेंट से इतनी आसानी से निमट लिया, ब्लड सर्पेंट को मार डाला, इसका मतलब यह है कि एक मार्शल मास्टर हो सकता है, हमें यहाँ पर इसे संभल कर रहना होगा, ये कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वुजिन से कहता है कि जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाओ और तुम भी यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आ जाओ, मेरी बोर्ड के ऊपर काफी जगह है। जबकि वुजिन चलाकर कहता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों ने यहाँ पर सीमू का बाजू काट दिया, सीमू इतनी बुरी तरह जख्मी है, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब मैं यहाँ पर तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस सबसे दूर रहो वुकोंग, तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वुकोंग काफी हैरान होता है, कहता है कि इस बच्चे की हिम्मत तो देखो, यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहा है और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सीमो के बाजू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसी मेडिकल टेक्निक्स हैं जिससे उसका बाजू फिर से पहले जैसा हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से ऊपर आ जाओ। जबकि वुजिन उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करके सीमो का बदला नहीं लूंगा तो कल को मैं यहाँ पर उसकी आंखों में कैसे देख पाऊंगा। तो वुकोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जो बात कर रहे हो सकता है कि तुम्हारे चोरों के बीच में यानी कि तुम्हारे रिवर बैंडिट्स के बीच में ये कानर की बात होती होगी, लेकिन चुपचाप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आ जाओ। और साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है अब यहाँ पर पास की मेमोरी को याद करता है और कहता है कि फाइनली मुझे याद आ गया कि ये कौन है। तो वो कहता है कि 300 साल पहले जब मैं मोर्टल राम में आया था उस वक्त हम लोग रिवर ऑफ फ्लोइंग सैंड्स में गए थे, हमारे मिशन के मुताबिक वहां पर एक डीमन था जिसने इंसानों की बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां पर वो इंसानों को मारकर आतंक फैला रहा था। तो इसी के साथ ही जू बाजी जो होता है उसे कहता है कि वुकोंग इस बार मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाला, इस बार तुम इस सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, अब देखना मैं इसको अकेले ही संभालने वाला हूँ, ये सब कुछ तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसे क्या लगता है कि ये यहाँ पर अपने आप को रिवर ऑफ सैंड का मास्टर कह सकता है? नहीं, ये अपने आप को नहीं कह सकता, इस बार तो मैं यहाँ पर इसे खींचकर अपने साथ ले जाऊंगा और अपने घोड़े के स्टबल में बांधूंगा। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि पिक्सी कहीं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर घोड़े का लीड उठाना चाहिए, तुम यहाँ पर ये बातें कर रहे हो कि तुम एक मॉन्स्टर को टेम करोगे। जब किसी के साथ ही सांगसान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसे करने दो, अगर ये कर सकता है, अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पर इस वुजिन मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर पाते। तो यहाँ पर वुजिन को दिखाया जाता है, ये वुजिन होता है जो कि असल में यहाँ पर इस बार रीइंकार्नेट होने के बाद इस मोटू में आया है। तो हमारा वुकोंग जो होता है वो कहता है कि अब देखो जरा वुजिन को देखो जरा, आज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, रीइंकार्नेट होने के बाद आज भी बिल्कुल भी नहीं बदला, इसकी आंखें देखो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। वुकोंग जो होता है वहां पर उसका नाम पुकारता है और उसे कहता है कि वुजिन चुपचाप बोर्ड के ऊपर आ जाओ। तो वो भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा ये धर्मा नेम कैसे पता चला? जब मैं शाओलिन टेंपल में था वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था उस वक्त उन लोगों ने मुझे वुजिन का टाइटल दिया था। तो मैं वुकोंग से कहता है कि मुझे बस पता है, आप चुपचाप जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाओ। और इसी के साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर मुझे एक बात तो बताओ क्या है तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे है? तो मैं वुकोंग से कहता है कि तुम्हारे पिछले जन्म में हम लोगों ने एक साथ एक बहुत ही खास मिशन किए थे, इसी वजह से मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम पानी के अंदर एक वाटर डीमन हुआ करते थे।
तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो वूजिन होता है उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़कर बोर्ड के ऊपर चढ़ा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कभी कभी तुम ऐसी बातें करते हो जैसे कि तुम यहाँ पर पता नहीं कितने जन्म जी चुके हो, तुम यहाँ पर ये सारी बातें कैसे जानते हो और मेरी पास्ट लाइफ का इस सबसे क्या लेना देना है। तुम्हारा वूकोंग उसे कहता है कि बस तुम्हारी पास्ट लाइफ का मुझसे काफी ज्यादा लेना देना है। तुम्हारा वूजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, छोड़ो इन सारी बातों को, लेकिन बताओ क्या तुम वाकई में सीमो का कंधा हील कर सकते हो। तो हमारा वूकोंग कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा ना कि बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, वो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो नामगोंग फैमिली के लोगों को भी बोर्ड पे बिठा लेते हैं और वहां से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो वापस की तरफ जाते हुए वो लोग जो होते हैं एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो वहां वूकोंग जो होता है वूजिन से कहता है कि तुम उतरना नहीं चाहोगे। तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर क्यों उतरूंगा। तो वहां वूकोंग कहता है कि तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, यहाँ पर तुम्हें नामगोंग फैमिली तक मुझे लेकर जाना था और अब तुम्हें यहाँ पर से नीचे उतर जाना चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उतरूंगा। तो वहां वूकोंग कहता है लेकिन तुम्हें पानी पसंद है ना। तो वो कहता है मास्टर मैं कोई मछली थोड़ी हूँ। तो वहां वूकोंग कहता है कि हाँ तुम मछली के जैसे ही तो हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मास्टर ये क्या कह रहे हो, मैं मछली वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, देखो मेरा इतना हैंडसम फेस है, लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं और तुम मुझे मछली कह रहे हो। वो दोनों वहां पर आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही नामगोंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो उन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो वहां वूकोंग उनसे कहता है कि मुझे इस तरह से घूर घूर कर देखते रहोगे तो क्या इससे कोई सिचुएशन बदल जाएगी, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर इस तरह से मुझे घूर कर देखने से क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ पर मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। नामगोंग फैमिली के लड़के उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा नहीं है, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वहां वूकोंग कहता है कि घूर कर देखने से तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में क्लियरली बताऊं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तो नामगोंग फैमिली का वो लड़का उसे कहता है सर प्लीज हमें माफ करिएगा कि ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर अपना गार्ड आप रखना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। कोई भी दुश्मन यहाँ पर दोस्त के रूप में हमारे साथ आकर बैठ सकता है और हमारी फैमिली के अंदर घुस सकता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपके बारे में इस तरह का सोच रहे हैं। तो वहां वूकोंग कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसा सोच सकते हो, वैसे भी तो यहाँ पर मेरे दोस्त ने तुम्हारे पर अटैक किया था और ये हमारी तरफ से गलत फहमी हुई थी। तो बस ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इन बातों को भूल जाएं, मैंने तुम्हारे लिए ब्लड सर्पेंट को मार दिया और तुम्हारे पर जो अटैक हुआ था तुम उसको इग्नोर कर दो और हम लोग यहाँ पर दोस्त बन जाएंगे। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से तुम्हारे नामगोंग फैमिली को विजिट करना चाहता था, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे अपनी नामगोंग फैमिली में लेकर जाओगे एज अ गेस्ट, क्या तुम लोग मुझे अपनी फैमिली में रहने की इजाजत दोगे। वो दोनों लड़के जो होते हैं आपस में वॉइस ट्रांसमिशन के साथ बात करते हैं। एक सीनियर ब्रदर जो होता है वो जूनियर से कहता है कि इस बंदे को अपने साथ लेकर जाना बहुत बड़ी भूल हो सकती है या फिर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। ये बंदा एक मार्शल मास्टर है, अगर हम इसे अपने साथ लेकर जाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन इसे अपना दुश्मन बनाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसने ब्लड सर्पेंट को मारा है तो कम से कम हमें यहाँ पर इसे अपने साथ लेकर अपने पैट्रियार्च तक तो जाना ही चाहिए। तो वहां वूकोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर कुछ शक हो रहा है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि इसे यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला, कहीं ये हमारी सोच तो नहीं पड़ सकता। तो वो लड़का उसे कहता है कि हाँ सर बिल्कुल ऐसी बात, हमें आपके ऊपर शक है, इसी वजह से हम लोग आपको अपनी फैमिली के अंदर कैसे लेकर जाएं, जबकि इस दुनिया के अंदर लोग हमें धोखा दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दुश्मन दोस्त के रूप में आ सकता है और आकर हमारे साथ कुछ बुरा कर सकता है, इसलिए प्लीज पहले आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करवानी होगी, उसी के बाद हम आपको अपनी फैमिली में लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 9 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वूकोंग नामगोंग फैमिली के अंदर घुस पाएगा और वहां पर जाकर सांग की सोल को ढूंढ पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूकोंग जो था उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर आगे से इस तरह से बात कर रहे हो। तो वो लड़के उसे कहता है कि सर अगर सच्ची बताया तो हमें वाकई में आपके पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और हमें नहीं पता कि आप कौन है और आपके मकसद क्या है, क्योंकि नामगोंग फैमिली के बहुत सारे दुश्मन है और कोई भी यहाँ पर इस तरह से हमारे घर में घुस सकता है, इसी वजह से हमें पहले यहाँ पर एल्डर्स के साथ इस बारे में बात करनी होगी, तभी हम लोग कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो मैं वूकोंग कहता तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में नहीं पता, इसी वजह से तुम लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। तो अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा फिर तुम्हें समझ जाएगी। जबकि मैं वूजिन सोच रहा था कि नहीं ये फिर से शुरू करने वाला है, तो उसी के साथ ही मैं वूकोंग उठकर खड़ा हो जाता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। फ्लावर फ्रूट माउंटेन के ऊपर जब थंडर लाइटनिंग गिरी थी तो वहां पर एक मंकी पैदा हुआ था। तो इसी तरह वो सारे का सारा अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनसे कहता है कि मैं हूँ द ग्रेट सन वूकोंग, तुम लोग यहाँ पर मुझे ग्रेट सेज या फिर गार्ड वूकोंग भी कह सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद दोनों लड़के कहते हैं कि क्या ये कोई पागल इंसान है यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है। इसकी बातें सुनने के बाद, इसका इतना लंबा इंट्रोडक्शन ही नाम सुनने के बाद तो हम लोग हैरान हो रहे हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन नामगोंग क्लैन का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद ओवरसियर से मिलते हैं। तो मुवा जो होती है उन लड़कों की बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है कि क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर हमारा गेस्ट एल्डर बनना चाहता है। वो लड़के जो होते हैं वहां पर अपनी मुवा को बता रहे होते हैं कि ग्रेट ओवरसियर हमें यहाँ पर इस बंदे के ऊपर कुछ शक है। ये बंदा कह रहा है कि ये उस फेमस नावल में से है जो कि
जर्नी ऑफ द वेस्ट आपने मूवी भी देखी होगी, उस चाइनीज मूवी के ऊपर बेस्ड है। ये उस मूवी का हीरो यानी कि मंकी किंग अपने आप को बता रहा है कि आपको लगता है कि ये वो हो सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता है ये कहानियां सुना रहा है। तो मूवा उन लोगों से कहती है कि मुझे ये बताओ कि ब्लड सर्पेंट्स की बॉडी कहां पर है। अगर तो वाकई में ब्लड सर्पेंट की बॉडी कंफर्म है कि ब्लड सर्पेंट ही है तो फिर इसे अंदर आने दो। हमारे जो एल्डर हैं वही इस बारे में फैसला करेंगे। सेक्टर पैट्रियार्च को खुद फैसला करने दो कि इस लड़के के साथ क्या करना है। तो वो लोग उसे कहते हैं लेकिन हम लोग इसका करेंगे क्या, हम इसके ऊपर नजर रखें क्योंकि हमें ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। तो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम लोग इसके ऊपर नजर रख सकते हो, कि जो कुछ भी करे वो सबके बारे में मुझे आकर बताना होगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि पैट्रियार्च खुद ही यहाँ पर इसके कैरेक्टर को जज कर सकते हैं कि क्या ये वाकई में यहाँ पर नौटंकी कर रहा है, क्या ये हमारा दुश्मन है या फिर हमारा दोस्त है। तो मूवा जो होती है हमारे वुकोंग के पास आती है और उसे कहते हैं कि आपको नैमगोंग क्लैन के अंदर वेलकम कहती हूँ, मैं यहाँ की चीफ डिसिप्लिनरी ओवरसीयर, मेरा नाम मुहवा है। तो वो लोग भी उसे यहाँ पर ग्रीट करते हैं। तो जैसे ही हमारा वुकोंग जो होता है मुहवा की तरफ देखता है, उसे देखने के बाद उसे घूरना शुरू कर देता है। वो उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है घूर घूर कर, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये क्या, यहाँ पर इसके साथ में मेरी किस्मत का एक कनेक्शन ऐसे लगता है जैसे कि पास्ट लाइफ में हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन अब यहाँ पर पास्ट लाइफ में मेरा इसके साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। तो मुवा उसे कहती है कि सर आपको क्या हो गया, आप मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें घूर कर देख रहा हूँ, तो मुझे ग्रेट सेज मास्टर सन भी कह सकती हो। तो इसी के साथ ही मुवा से कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ग्रेट मास्टर सन ही कहूंगी। तो हमारा वुकोंग जो होता है उसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर मुझे अपना गेस्ट बना रहे हो, मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। मैं काफी लंबे वक्त से यहाँ पर तुम्हारा नैमगोंग फैमिली का एक गेस्ट बनना चाहता था, लगता है कि यहाँ पर मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ब्लड सर्पेंट की बॉडी लेकर आया हूँ। ब्लड सर्पेंट कमीने के इंसान ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली, इसी वजह से मैंने इसे अपने दोनों हाथों के साथ मार डाला और इसे यहाँ पर तुम्हारे हेडक्वार्टर में लेकर आया हूँ ताकि तुम लोग यहाँ पर इसकी बॉडी को वेरीफाई करो और साथ ही मुझे यहाँ पर अपने पास एक गेस्ट बनाकर रखो ताकि मैं नैमगोंग फैमिली को अंदर से देख सकूं। मुवा से कहते हैं कि सेक्टर पैट्रियार्च ब्लड डीमन को ही पकड़ने के लिए गए थे, इसी वजह से वो अभी तक वापस नहीं लौटे, वो कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, उन्हें मैसेज भेज दिया गया, इसलिए कल सुबह तक तुम लोग यहीं पर रुको, आराम करो और कल सुबह यहाँ पर पैट्रियार्च आने के बाद तुमसे मिलेंगे और फिर तभी फैसला होगा कि तुम्हें यहाँ का एल्डर, तुम्हें यहाँ पर गेस्ट बनाना है या फिर तुम्हें यहाँ से भेजना है। तो इसी के साथ ही वो लोग अंदर आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद सीमू का इलाज किया जाता है। सीमू का कंधा जो होता है पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो वुजिन उसे कहता है कि कट तो काफी ज्यादा डीप था, फिर तुमने यहाँ पर ये कैसे कर लिया। तो वहाँ वुकोंग उसे कहता है कि हाँ ये तो बस एक छोटा सा स्क्रैच था, तुम्हें लगता है ये काफी ज्यादा गहरा था, मैंने तो बस यहाँ पर एक हीलिंग आर्ट सीखी थी, उसी हीलिंग आर्ट से मैंने इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया है। तो इसी के साथ ही वुजिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इसी के साथ ही हमारा वुजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि क्या तुम्हें वाकई में इस तरह की लड़कियां पसंद है। तुम वहां पर उस लड़की मुवा को घूर घूर कर देख रहे थे, मैंने तुम्हें देखा तुम उसे घूर कर देख रहे थे। तो वुकोंग उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो वुजिन उसे कहता है कि अब बता भी दो, तुम वैसे भी बहुत ज्यादा यंग हो, इतने यंग उम्र में यहाँ पर इस तरह की बातें हो जाती हैं, यानी कि जाहिर सी बात है तुम्हारी एज है लड़कियां धारने की। तो हमारा वुकोंग उसे कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस यहाँ पर उसे ऐसे ही देख रहा था। तो वुजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर ऐसी बात कह सकते हो, वैसे भी यहाँ पर तुम खूबसूरत हो, हैंडसम हो, तुम्हारे आसपास लड़कियां तो घूमेंगी ही। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। और फिर साथ ही वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर लेडी मुवा के लिए आए हो। तो वुकोंग कहता है कि ये कहा जा सकता है कि मैं उसके लिए भी आया क्योंकि मेरा उसके साथ भी एक कनेक्शन है, हो सकता है कि मुवा ही यहाँ पर सांसांग हो, सांसांग की सोल दोबारा से रिनकारनेट होकर एक लड़की बन गई हो, क्योंकि ये पॉसिबल है जब आप मरने के बाद दोबारा रिनकारनेट होते हो तो हो सकता है कि आप लड़की बन जाओ, जानवर बन जाओ या फिर कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जेंडर इसमें स्पेसिफाइड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सोल मैटर करती है। तो इसी के साथ ही हमारा वुजिन जो होता है उसे कहता है कि मास्टर मुझे आपसे एक बात करनी है। तो हमारा वुकोंग कहता है हाँ हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो इसी के साथ ही वुजिन उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग नैमगोंग क्लैन में पहुंच चुके हैं, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हें नैमगोंग क्लैन में ही तो आना था और मैं यहाँ पर से सीमो को लेकर वापस अपने रिवर बैंडिट्स की जॉब पर ही जाने वाला हूँ, मैं वापस अपने हाइड आउट के ऊपर चला जाऊँगा, कल सुबह मैं यहाँ पर से निकल जाऊँगा। तो हमारा वुकोंग कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम जाना चाहते हो, तुम्हें कौन रोक सकता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है तुम जा सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो वुकोंग होता है उसे कहता है चलो पहले मेरे साथ बैठकर ड्रिंक क्यों करो, उसके बाद चले जाना। तो वो दोनों जो होते हैं वहां पर रात के वक्त बैठकर पीना शुरू कर देते हैं। तो हमारा वुजिन जो होता है पीने के बाद टल्ली हो जाता है और उसे अपने बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैं फिशिंग विलेज के अंदर पैदा हुआ था और वहीं पर मैंने एक स्पेशल आर्ट को सीखा था ताकि मैं पानी के अंदर मछलियां पकड़ सकूं। तो नेचुरली वहां पर रहने की वजह से मुझे ये स्पेशल वाटर आर्ट मिल गई थी, वरना मैंने यहाँ पर कभी इस तरह की आर्ट को सीखना नहीं था। इसको वाटर ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कहा जाता है। कि आपको यहाँ पर ये फनी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर किया और ये टेक्निक बिना सांस
सांस लिए परफॉर्म की जाती है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं मार्शल आर्ट्स की जिनको बिना सांस लिए परफॉर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये टेक्निक जो है इसके अंदर हमें अपनी सांस को रोकना होता है, पांचों हिस्से को एक बनाना होता है और उसके बाद ही हम लोग पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते हैं। तो वहां वुकोंग से कहता है लेकिन की एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए तो हमें यहाँ पर ब्रीदिंग टेक्निक्स को मास्टर करना ही पड़ता है। तो फिर तुम यहाँ पर इस वाटर ट्रांसमिशन आर्ट के अंदर अपनी ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करते हो या फिर अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करते हो। तो इसी के साथ ही वूजिन उसे बताता है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस टेक्निक की वजह से ये मेरी सीक्रेट आर्ट है, यानी कि हमारी गाँव की सीक्रेट है और इसी वजह से मैं यहाँ पर बाहर वालों को इस बारे में नहीं बता सकता। लेकिन ये बड़ी कमाल की टेक्निक है, इस टेक्निक के साथ मैं पानी के अंदर एक मछली की तरह घूम सकता हूँ बिना सांस लिए। ये मेरे बचपन की बात है जब यहाँ पर हमारे विलेज के ऊपर बैंडिट्स ने आकर अटैक किया था। बैंडिट्स ने पूरे के पूरे गांव के सभी लोगों को मार डाला, जो लोग बच गए वो भाग निकले, उनमें से मैं भी एक था। वहां से भागने के बाद मैं शाओलिन टेंपल में चला गया। शाओलिन टेंपल के लोगों ने मुझे वहां पर रहने के लिए जगह दी और मैं काफी सालों तक वहां पर रुका और उनके पास से मैंने यहाँ पर वाटर ट्रांसमिशन आर्ट को सीखा था। इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं वहां पर से सीधा रिवर बैंडिट बनने के लिए यहाँ पर जैंगजी रिवर में पहुंचा, जहाँ पर सीमो के साथ मिला और बाकी के लोगों के साथ मिलकर मैं यहाँ पर एक रिवर बैंडिट बन चुका हूँ और इसी तरह मैं बस अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो हमारा वुकोंग सोच रहा होता है कि लास्ट लाइफ में ये बिल्कुल भी बोलता नहीं था, लेकिन इस लाइफ में देखो ये कितनी सारी बातें कर रहा है। लगता है कि जहाँ पर इसे वाइन पिलाई है ये उसका असर है, इसी वजह से इसके पास से इतनी सारी बातें निकल रही हैं। जबकि मैं वूजिन सोच रहा होता है कि मैं जहाँ पर इसे सारी की सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं, मुझे इसे नहीं बतानी चाहिए। तो मैं वुकोंग जो होता है उसी के साथ सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक टीम बनकर रहें। क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा वूजिन भी सेम बात सोच रहा होता है कि मास्टर ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ पर रुक जाओ। हालांकि मैं इसके साथ रुकना चाहता हूँ, मैं इसके साथ इस जर्नी का सफर इस सफर का हिस्सा बनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसका मिशन क्या है, ये कहाँ तक जाना चाहता है, लेकिन ये मुझे कह ही नहीं रहा कि रुक जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वूजिन से कहेगा मैं रुकना चाहता हूँ या फिर वुकोंग उसे कहेगा कि तुम प्लीज रुक जाओ।